था लाइफ में कि आपको लगा कि भैया ट्रेडिंग ही करनी है? मार्केट में पैसा तो बनता है, बट द थिंग इज आज की डेट पे हर कोई ट्रेडिंग करना जानता है, हर कोई इंडिकेटर ट्राई करना जानता है, बट वेरी लेस पीपल आर मेकिंग मनी। हर ट्रेडर अगर सौदा पंच कर रहा है तो उसको 3 डिसीजन तो लेना होता है। हाउ यू चूज द स्टॉक्स? पेशेंस तब आएगा जब रूल्स की क्लैरिटी होगी। एक्सपेंसिव स्टॉक्स एक्सपेंसिव होता ही रहता है। हम तो सिर्फ बैंक निफ्टी ही करते हैं, हमारे लिए तो वही भगवान है। ऐसे फुटप्रिंट्स पढ़ो जिससे जो बड़े लोग हैं ना उनको तुम कैप्चर कर पाओ, उनको तुम देखो कि हाँ भाई कैसे वो लोग कर रहे हैं। ट्रेडिंग चेंज्ड यू और एक्सपोज्ड यू? मेंटोर जरूरी है या ऑप्शनल है? बहुत जरूरी है। वन मिस्टेक बिगिनर्स रिपीट। वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। मान लीजिए आपके पास 1 CR से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप कितना प्रेफर करते हैं कि मैं मनी डिप्यूट करूं? तो 10 करोड़ रुपए रखा हुआ है, चलो यहीं फूक देते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीप टॉक्स, बातें गहराइयों की, बातें पैसों की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता हूं जिससे कि मेरा भी ज्ञान बढ़े और आप लोगों का भी ज्ञान बढ़े। और दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही ट्रेडर के साथ आपके लिए गुफ्तगू करने वाले हैं। दोस्तों, इन ट्रेडर की खूबी ये है कि ये साधु हैं बेचारे। इनका नाम है मॉन्क। और दोस्तों, जिस वक्त मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था 2018 19 17 18 19 18 19 के आसपास, तब ये यूट्यूब पे लाइव आके शॉर्ट और लॉन्ग किया करते थे। स्विंग ट्रेडर हैं वैसे ये। और ये लाल और वो हरा वाला लगाया करते थे कि यहाँ हमने ट्रेड लिया, और हम लगता था यार कितना बड़ा टेक्निकल है भाई आदमी, मतलब बिल्कुल ट्रेड भी ट्रेडिंग व्यू पे रेड ग्रीन ये वो, मतलब आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। बहुत दफ़ा बात हुई, 7-8 साल से जानता हूँ मैं इन्हें। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ की इनकी डिसिप्लिन है कि इन्होंने पहले कहीं सिंगापुर से अपने लिए ट्रेनिंग ली और उसके बाद तब से ये स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। और इनका एक अच्छाई ये है कि ही हैज़ नेवर चेंज हिज कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग। ये नहीं कि कभी बाइंग कर ली, कभी सेलिंग कर ली, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। एक थॉट प्रोसेस पे चल रहे हैं, डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, मुनाफा में ही हैं। लेकिन आजकल जैसे बाज़ार में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है तो अभी शांत बैठे हैं, मतलब ज़बरदस्ती घुसना नहीं है। ये नहीं कि भैया हम बड़े हैं बाज़ार से जीत जाएंगे, नहीं भैया, अगर बाज़ार सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम 2 महीने बाद ट्रेड कर लेंगे। तो ये इनकी एक बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने दोस्तों नाम सुना भी होगा, द ट्रेडिंग मॉन्क्स के नाम से हैं। तो मानस का तो आप लोगों ने पॉडकास्ट देख लिया था, तो आज उनके दूसरे भाई जो हैं उत्कर्ष, उनके साथ हम कर रहे हैं। मानस तो दिल्ली में ही रहते हैं, तो पड़ोसी हैं हमारे, तो कभी भी आ जाते हैं नोएडा हमारे साथ तो मिलने या पॉडकास्ट करने। लेकिन ये भाई साहब प्रयागराज से आए हैं, जहाँ कुंभ की नगरी है। अभी आप सब लोगों ने स्नान किया है वहाँ। तो दोस्तों, इनकी खासियत क्या है कि ये बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर है, और ये तब से ही डिसिप्लिन है, मतलब पिछले 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ इन्हें। और दोस्तों, आप लोगों को एक और अचंभे वाली बात बता दूं कि मेरी ज़िंदगी का पहला लाइव और पहला पॉडकास्ट मेरा इनके साथ ही हुआ था, आज से 7 साल पहले। तब इन्होंने मेरी स्क्रीन दिखाई थी और मेरे को आज भी याद है, उस वक्त तो प्रॉफिट दिखाना आम बात थी। तो हमने शायद अपना प्रॉफिट दिखाया था, कितने हज़ार क्वांटिटी में तब कर रहा था, और इन्होंने मेरी स्क्रीन शेयर की थी। मतलब मुझे पहली बार स्क्रीन, कैमरा, ये सब इन्होंने ही एक्सपोजर दिया, क्योंकि उस टाइम मैं भी ट्रेड करता था और उस टाइम आपस में लोग एक दूसरे से बात कर करके ट्रेड कर ही लेते थे कुछ ना कुछ। तो दोस्तों, आज इनको यहाँ बुलाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इनसे सबसे पहले बात करेंगे साइकोलॉजी की, उसके बाद बात करेंगे टेक्निकल की, और उसके बाद ये आए ही इस शर्त पे हैं कि ये अपनी स्ट्रेटजी दे के जाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं उत्कर्ष जायसवाल का, जो कि प्रयागराज से आए हैं। ट्रेडिंग मॉन्क्स के नाम से आप इन्हें जानते हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, द ट्रेडिंग मॉन्क्स के नाम से। और मैं टैग भी कर दूंगा, आप लोग इनका भी चैनल देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, और आज मेरे को आशा है और ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के साथ ये एक बहुत अच्छा ज्ञान दे के जाने वाले हैं। और यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, और हम इन्हें दोबारा भी बुला लेंगे, क्योंकि मानस का बहुत अच्छा पॉडकास्ट गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देखिए, उसका भी नॉलेज, मतलब ये दोनों ही करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी ज़्यादा है उनकी कम है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो स्वागत है उत्कर्ष आपका डीप टॉक्स में। थैंक यू दीपक भैया, थैंक यू पूजा मैम, आप लोगों ने हमको बुलाया और इतना अच्छा इंट्रो दिया। और आपके जो भी आपने इंट्रो दिया उसके ऊपर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 7 साल आप मुझे ही देखते हो गए, और शायद मेरे ख्याल तभी से आप लोग ट्रेड कर रहे हैं।
तो ऐसा क्या हुआ था लाइफ में कि आपको लगा कि भैया ट्रेडिंग ही करनी है, फुल टाइम ट्रेडर ही बनना है? तो एक्चुअली आपने सिंगापुर बोला ना, सिंगापुर से मेरी शुरुआत नहीं हुई थी। 2012 में मैं यूके गया था पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए, और वहाँ पे हमको ट्रेडिंग का फर्स्ट एक्सपोजर मिला। वहाँ पे ऐसा एक्सपोजर मिला कि वहाँ पे मैरियट होटल पे एक ट्रेडिंग का कुछ वर्कशॉप थी 2 घंटे की। तो मेरा फ्लैटमेट था लंदन से, उसने बोला कि उत्कर्ष चलते हैं। हमने कहा हाँ चलते हैं। ट्रेडिंग बोला, हमको कुछ ना, हमको आती ट्रेडिंग ना उसके बारे में ट्रेडिंग कुछ पता था। हम तो ये थे भाई 18 साल के लड़के थे, 12th पास करा हुआ था, मैरियट होटल में जाके फ़ोटो खिंचाने का मौका मिल रहा था हमको, तो हम कहा चलो मैरियट होटल घूम के आते हैं, 2 घंटे घूम के आएँगे और फ़ोटो डालेंगे। उस समय फेसबुक और कुछ ज़्यादा चलता था, उस पे फ़ोटो डालेंगे, थोड़ा से दोस्तों के बीच रौला जमाएँगे। तो दैट वाज़ द फर्स्ट पर्पज़ जो हम वहाँ पे गए थे। और फिर वहाँ पे जब ट्रेडिंग के बारे में जाना, उसकी कंपाउंडिंग क्या होती है, ये सब जानते थे पहले से। मैं बचपन से बुक पढ़ता था, मेरे पापा जी ने हमको बचपन से बुक पढ़ने के लिए इंस्पायर करा हुआ था। और मैं पढ़ूँ इसलिए वो पढ़ते थे कि भाई वो देखेंगे कि बच्चे, मतलब वो देखेंगे पेरेंट्स पढ़ लें तो बच्चे भी पढ़ेंगे। तो इसलिए डेली पढ़ने की आदत थी। कंपाउंडिंग बारे में, वॉरेन बफे बारे में, ये सब पढ़ने की बहुत मेरी आदत थी पहले से, शुरुआत से। तो कंपाउंडिंग जब वहाँ पे उन्होंने बात करी, ग्रेग सेकर नाम था उनका, तो तब जाके फर्स्ट टाइम लगा कि हाँ यार, यहाँ पे तो कंपाउंडिंग बात हो रही है, कुछ चीज़ें बड़ा करने की बात हो रही है, पैसे बड़े करने की बात हो रही है, घर से पैसे बड़ा कर सकते हैं, कुछ पीछे बड़ी बिल्डिंग लगाना, कुछ जीएसटी जनरेटर, ये सब के ओवरहेड कॉस्ट नहीं देखनी, और काम करो अपने अपने दम पे काम करो। इसको आप स्केल कर सकते हो भाई, आप 10,000 से काम कर रहे हो, आप 20,000 से काम कर रहे हो, आप 1 करोड़ से कर सकते हो, 10 करोड़ से कर सकते हो। ये सारा स्केलेबिलिटी आपके दिमाग के ऊपर है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छा लगा। और उसका बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि उसने जो एक अपना ऐड चलाया था ना, वो बहुत शानदार था। अगर आज भी आप यूट्यूब पे करेंगे ना कि ट्रेडर हु ट्रेडेड 1 मिलियन फ्रॉम हेलीकॉप्टर, तो उस पे आपको यूट्यूब ऐड आएगा, या उनका जो भी इसकी जर्नी है व्लॉग आएगा उस टाइम पे। तो थेम्स रिवर के ऊपर से उन्होंने हेलीकॉप्टर के ऊपर से 1 मिलियन पाउंड्स कमाया हुआ था। तो ये वो चलाए हुए थे। तो भाई आई वाज़ सो हुक्ड इनटू इट। हम 3 लोग गए थे, मैं, सैमी, अमान गए थे, बट तीनों में से सिर्फ मेरे को हुक हुआ कि यार चलो ट्रेडिंग करते हैं। तो दैट वाज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे हमको ट्रेडिंग का टी के बारे में कुछ पता चला कि यार कुछ मार्केट होती है जहाँ पे प्लस माइनस होता है, और कंपाउंडिंग कर सकते हैं और अपने दम पे स्केल कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमको पहली बार पता चली। फिर नेक्स्ट डे पे ब्रेकफास्ट में जब बैठे तो मेरा एक दूसरा फ्लैटमेट था, मलेशिया से था, केन नाम था उसका। बहुत बड़ा, सैमी का और ये केन का, दोनों को बहुत बड़ा धन्यवाद है दिल से, क्योंकि उन्होंने ही हमको ट्रेडिंग का एक ग्लिम्स दिया। तो केन ने पूछा कि यार बताओ, तुमने कल गए थे ट्रेडिंग का, कैसा था? तो मैंने कहा कि यार अच्छा था, बट अब उसके बारे में जानना है, किताब विताब पढ़ेंगे कुछ। तो उसने क्या करा कि बोला यार मैं अपने फादर का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। मैं कहा बताओ, बगल में छोरा शहर ढिंढोरा, मतलब हम ढूंढ रहे कहीं कहाँ का, और इस पूरा चीज़ जानता है। तो उसने बोला लैपटॉप लेके आओ। तो उसने मेरे कंप्यूटर में चार्ट नेक्सस डाला उस टाइम पे। अगर आप उस टाइम पे जानते होंगे तो चार्ट नेक्सस फ्री सॉफ्टवेयर होता था, और केवल इंडेक्स और डेली चार्ट चलते थे, उसमें इंट्राडे चार्टिंग चलते थे। चार्ट नेक्सस डाला उसने, babypips.com मेरे खोल के दिया उसने, 1-2 और वेबसाइट खोल के दिया था। तो बस स्टूडेंट लाइफ थी, कमरा बंद किया, लैपटॉप अपना था, पूरा टाइम अपना था। कॉलेज इतना फ्रीक्वेंट था नहीं कि हाँ भाई सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक क्लासेस होती थी भाई, 2-3 घंटे की डेली क्लासेस होती थी, मॉड्यूल्स होते थे, उसको अटेंड करते थे, और पूरा टाइम फिर इसको देते थे। तो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जो मेरे को इसके बारे में जानकारी मिली। फिर वहाँ पे रहते-रहते फिर फॉरेक्स, वहाँ पे थे तो फॉरेक्स से बातें होती, तो मेरा फॉरेक्स में एक्सपोज़र था। फॉरेक्स में क्या है, इट्स अ 24 आवर मार्केट। तो उसके अंदर पे आप इंट्राडे करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई कब इंट्राडे करोगे, रात के 9 बजे करोगे, सुबह 7 बजे करोगे। तो उसमें इंट्राडे ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि 24 घंटे मार्केट है। इंट्राडे क्या होता है कि एक दिन मिल गया, उसी दिन क्लोज़ कर दिया। वहाँ पे कोई दिन का क्लोजिंग नहीं है। सुबह अपना टोक्यो मार्केट्स ओपन हो रहा है, यूएस मार्केट्स बंद हो जा रहा है। तो उसके अंदर भी ऐसा क्लोजिंग कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, गैप डाउन गैप अप ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैं 3 साल था, तो वहाँ पे फॉरेक्स में ट्रेड करते थे। मैंने पापा जी बताया, पापा जी कहे बेटा जो भी कर रहे हो देख के करो। मतलब भरोसा था कि जो भी करो देख के करो, पैसे लूज़ ना हो, लूज़ हो भी जाए तो बहुत टेंशन मत लेना। जब तक जैसा एज़ अ क्रिकेटर होते हो, तो जब बॉल रहेगी तभी तो खेल पाओगे, अगर बॉल ही खो गई तो कैसे खेल पाओगे? तो बॉल चिंता मत करो, धीरे-धीरे खेलना शुरू करो और ट्राई करते जाओ उसके अंदर पे। तो ये अच्छी लगी भाई, घर से भी बैकिंग मिल गई उस चीज़ के लिए, तो हमने ट्रेडिंग करना शुरू करी फॉरेक्स के ऊपर पे। फिर जर्नी मेरी आगे बढ़ी, फॉरेक्स में अच्छा खासा काम चल रहा था, क्योंकि उसके अंदर पे ना 28 पेयर्स होते हैं। 28 फॉरेक्स पेयर्स होते हैं, मेजर माइनर मिला के, और 3 गोल्ड, सिल्वर और क्रूड, यानी 31 पेयर्स में 31 चार्ट देख लो, आपकी दुनिया समाप्त होगी, आपको 32वां चार्ट नहीं देखना। और फिर जब मैं यहाँ पे इंडिया वापस आया 2015 में, पढ़ाई खत्म हो गई, 2015 से 16 मैंने फॉरेक्स ही करा था। फिर देखा कि यार एक्सचेंज, मतलब पैसा वहाँ कमा के ला नहीं सकते थे, यहाँ से पैसा वहाँ पे बढ़ा नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें फेमक रेगुलेशन सब हुआ। तो ये हुआ कि चलो यार इंडियन मार्केट में पिवट करते, शिफ्ट होते पूरी तरीके से। इंडियन मार्केट जब हम पिवट करें तो उसके अंदर पे भाई 2,500 स्टॉक होते थे, 2,000 उस टाइम पे स्टॉक, 2,000 प्लस स्टॉक होते थे, इतने वैरायटी ऑफ सेक्टर होते थे। फॉरेक्स में सब चीज़ें नहीं थी। 31 चार्ट देखो, रात में देखो, आधी घंटे के अंदर फुर्सत। और यहाँ पे क्या है, मेटल कभी बढ़ रहा है, कभी आपका क्रूड
कभी आपका ज्वेलरी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कभी आपके अल्कोहल स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कभी आपके सीमेंट बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें तो दिमाग के ऊपर जाना शुरू हो गया। फिर उसके अंदर पे क्या हुआ कि भाई इसके अंदर पे गैप अप्स होने लगे, चलो हम क्या हुआ कि इस लेवल पे हम बाय करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे टारगेट होगा। पता चला मार्केट ही खुली, हमारा लेवल ही नहीं आया, कभी फिल ही नहीं हुआ, कभी कभी ट्रेड फिल हो गई, स्टॉप लॉस में मार्केट नहीं आई, मतलब गैप डाउन हो गया वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत परेशान करने लगी। तब हमने फिर इंडियन यूट्यूब उस टाइम पे तब तक थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, स्टॉक मार्केट का यूट्यूब शुरू हो गया था। आप उस टाइम पे नाम जानते हो कि बड़े फेमस फेमस नाम है, आज भी हैं। तो उन लोगों के मैंने वीडियोस देखे, तो वहाँ पे जाके थोड़ा लगा कि चलो अब इंडियन मार्केट में गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, ये सब हमने सीखना शुरू करा। मतलब मैं बैक टू ड्राइंग बोर्ड चला गया कि हाँ भाई, जो आता था वो अच्छी बात है, बट इंडियन मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस पर सोचना होगा। फिर यहाँ पे करते करते क्या हुआ, एक इवेंट हुआ जो बड़े, मैंने यूट्यूब की बात हुई तो एक चेन्नई में इवेंट था, मैं उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा देखिए सर, ये मैं लैपटॉप था मेरे होटल पे, लैपटॉप था। मैंने कहा देखिए, मैं अपनी 10-15 ट्रेड मैंने उनको दिखाई कि देखिए सर, मैं ऐसे ऐसे ट्रेड करता हूँ, आप बताइए कि मैं इसको इंडियन, मतलब आई एम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन फॉरेक्स, अब मेरे को प्रॉब्लम हो रही है इंडियन मार्केट में पिवट करने में, क्या आप मेरी हेल्प कर पाओगे? उन्होंने कहा हाँ हेल्प कर देंगे, कुछ प्रोग्राम में आओ। तो कट शॉर्ट, फिर इंडियन मार्केट में एक फर्स्ट हैंड एक्सपोजर हुआ आरएसआई के बारे में। पहले आरएसआई सब यूज़ नहीं करता था, कुल 20 मूविंग एवरेज चार्ट होता था और नेकेड चार्ट होता था, क्योंकि 31 चार्ट होते थे तो आपको दिमाग में नहीं रखना होता था कि कौन सा ट्रेंड है, कौन सा डाउन ट्रेंड है। आपको मालूम था कि ये 31 में ये चार चार्ट इस समय यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग चल रहा है, येन वीक चल रहा है, तो येन पेयर्स देख लो, डॉलर पेयर्स देख लो, और आपका काम फुर्सत हो गया। और यहाँ पे क्या है कि भाई इतने ढेर सारे चार्ट रखने पड़ते, तो आपको आरएसआई, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, सबकी दुनिया की जानकारी चाहिए होती है, एडीएक्स की जानकारी चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें इन्स एंड आउट करते करते मेरी जर्नी शुरू हुई, और फिर इतना सब कुछ सीख लिया। लॉसेस हो रहे थे, आपने बोला 17-18 की बात है, 16-17 में लॉसेस हो रहे थे उस टाइम पे, 18 में कुछ चीज़ें बदलना शुरू हुई थी। लॉसेस क्या हो रहे थे कि यार इतना इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट होने लगा कि आरएसआई, एक मेरे चार्ट था, आज मैं पुराने चार्ट देखता हूँ उस टाइम पे, मैं सोचता हूँ यार मैं कहाँ क्लीन चार्ट से शुरू करा था, नेकेड चार्ट से शुरू करा था, केवल एक 20 मूविंग एवरेज यूज़ करता था, और आज के टाइम पे मेरे पास लगा हुआ है एडीएस लगा हुआ है, उसके अंदर आपका बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, उसका 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज लगा हुआ है, उसके अंदर आरएसआई लगा हुआ है। चार्ट मतलब कैंडल इतनी दिख रही थी, बहुत ढेर सारी दिख रही थी। तो ना एक साल तक मैंने फॉलो करा, मैं पागल हो गया था। मैं कहा ऐसा है, बैक टू ड्राइंग बोर्ड, जो आता वापस चलो, क्योंकि उधर तो पैसा कमा रहे थे, यहाँ तो पैसा नहीं कमा रहे, तो चलो वापस चलते हैं वहाँ पे। फिर धीरे धीरे करके जो अपना चीज़ें होता है ना कि आपको इन्फॉर्मेशन ढेर सारी मिल गई, तो आप देखते हो व्हाट इज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, क्योंकि आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है। जैसे अभी हम लोग खाना लंच करने गए थे, यहाँ पे वैरायटी ऑफ मेन्यूज था, ढेर सारे मेन्यूज था, हम लोगों ने मंगाया क्या, जो 2-3 आइटम हम लोग को खाना था वाली चीज़ मैंने मंगाई थी। तो सिमिलरली ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कम आपको देखना होता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, बट वो जानोगे कैसे वो आपके लिए क्या सही, जब आप सारी चीज़ें कर चुके रहोगे। भाई आपको गाना अच्छा लगता है कि आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, कब कैसे जानो, जब आप गिटार बजा के देखोगे, गा के देखोगे, सामने से फीडबैक आएगा कि भाई आपके पापा जी बोलेंगे, आपके दोस्त भाई बंधु बोलेंगे यार तुम गिटार अच्छा बजा रहे हो, फिर तुम अच्छा गाना गा रहे हो, तो ऐसे फीडबैक आएगा। उसे मार्केट फीडबैक देती है कि भाई आप पैसा कमा रहे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो। तो ये सारी चीज़ों से फीडबैक आया। और मैं जर्नलिंग करता था, यूके में था, तो उस टाइम से मेरे को जर्नलिंग, मतलब मेरे जो वहाँ पे टीचर थे, आपका मैट ट्रेविस थे वहाँ पे, और एक और बड़े अच्छे थे, माइक डगलस थे वहाँ पे। तो ये सब जो, और शॉन पॉल थे, अमन नैट थी, ये सब क्या है कि उन्होंने, मैं उनके साथ बैठ के ट्रेड करा था, मतलब उनसे मैंने सीखा था, पर्सनली सीखा, जैसे आप लोग बैठे वहाँ पे बैठ के मैंने सीखा हुआ था। और उनकी ऑडी R8, उनकी क्या नाम से मैसेराटी, सब में मैंने घूमा था, उनके साथ मैंने खाना खाया था। तो ये होता है ना, आप वाइब फील कर सकते हो। डिएगो के साथ मैंने टाइम स्पेंड करा हुआ था कि यार ये पैसा कमा रहा है और हम उनके साथ बैठे हुए हैं, और वो पूरा वो सब उस टाइम पे कहता है पूरा देखो ये मैंने ट्रेड लिया था। क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी ट्रेडर को बुला लो, आप बोलो अपने 5 ट्रेड की बात करो, कोई बात नहीं कर पाएगा। और वहाँ पे क्या करते हैं, देखो मैंने ट्रेड लिया था, मैंने ट्रेड लिया था, मैंने ट्रेड लिया था, मैंने ट्रेड लिया था। भाई आप ऐसे ट्रेडर की बात, ट्रेडिंग की तो बात करोगे, जो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करो उसी तो बात करोगे। यहाँ क्या बात होती है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बातें होती है। यहाँ पे जो आपने ट्रेड लिया कैसे हुआ, किसको किस तरह मैनेज करा, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था आपने उसको कैसे बुक करा, क्या आपका थॉट प्रोसेस था जब बड़ा प्रॉफिट देखिए, लॉस के टाइम पे क्या आपका थॉट प्रोसेस, सब कोई नहीं बात कर रहा था। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बात होती है, आरएसआई की है, ऐसे लगाना है, इस तरह लगाना है, आपको ट्रेल कैसे करोगे, आप 20 से भी कर सकते हो, 50 से कर सकते हो, आप पिवट से भी ट्रेल कर सकते हो। और वो लोग क्या बताते थे, अगर उनसे पूछो ट्रेल कैसे करते हैं, तो बता देखो यार मेरी ना ये 3 ट्रेड ऐसी थी, मैंने इसमें ऐसे ट्रेल किया था, ये मेरी 4थी ट्रेड मैंने ऐसे ट्रेल किया था, 5वीं ट्रेड मैंने ऐसे ट्रेल करा था। तो इस सब से एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हमारा हो रखा था। और एक होता है जेन्युइननेस वाला एक्सपीरियंस हो रखा था फर्स्ट हैंड, मतलब वो हमको दिखा रहे थे अपने लैपटॉप पे, हम नोट्स बना रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ पे। तो एक ट्रस्ट था कि यार मार्केट में पैसा तो बनता है, बट द थिंग इज यहाँ पे इतना गोल गोल चीज़ें हौच-पौच हो रखी है, इसलिए यहाँ पे आप पैसा नहीं बन पा रहा। तो मैंने उसको अगेन डीक्लटर करा, और डीक्लटर करने के बाद पे फिर मैंने देखा कि व्हाट आर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन राइट नाउ। तो फिर मैंने अपना 50 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ इस टाइम पे करंटली, बस 50, जैसे पहले 20 मूविंग एवरेज यूज़ करता था, अब की मैं 50 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ अपने चार्ट पे, बस और दैट्स इट। चार्ट कितने मिनट का है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। और स्विंग ट्रेडर क्यों हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास अदर भी बिजनेसेस हैं जिसमें हमको टाइम देना है, और प्लस
हम अपने आप को लिमिट नहीं करते कि उत्कर्ष जायसवाल इज़ अ ट्रेडर। उत्कर्ष जायसवाल एक ह्यूमन बीइंग है जिसके बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं। वो ये भी बिज़नेस करना चाहता है, वो दूसरे बिज़नेस करना चाहता है, वो घूमना भी चाहता है दुनिया को। तो आप अगर अपने को एक बॉक्स में अगर बना दोगे ना कि यार तुमको केवल ट्रेडिंग करना है, अपने आप को केवल ट्रेडर कहना शुरू कर दोगे, तो आपकी ज़िंदगी सिमट जाएगी। तो हम अपनी ज़िंदगी सिमटना नहीं चाहते थे, इसलिए हम 9:15 से 3:15 3:30 वाला काम नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए जो आपने बोला जो मेरा जो चार्ट था वो था डेली टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम का। ये मैं फॉरेक्स से ही अपना बोरो करा कि फॉरेक्स में भी मैं वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम करता था और फिर 4 आवरली टाइम फ्रेम करता था, यानी बड़े टाइम फ्रेम करता था। तो उसी चीज़ों को मैंने फिर इंडियन मार्केट में लेके आया। मैं यहाँ पे वीकली डेली करता हूँ और डेली टाइम फ्रेम को जब मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ दैट इज़ 195 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब 188 आता है बट रफली 195 मिनट। ट्रेंड ट्रेडर करना अगर आप लोग नाम सुना होगा तो उनसे मैंने बोरो करा ये कॉन्सेप्ट कि भाई डेली चार्ट को ऐसा डिवाइड कर दो कि भाई तुमको दिन में 2 बार देखना पड़े। तो एज अ स्विंग ट्रेडर हमको दिन में 2 बार देखना पड़ता है कि भाई हमारे दिन के 2 बार मतलब 12:30 के आसपास देख लिया तो मेरा काम हो गया, और एक बार 3:30 बजे क्लोजिंग के आसपास देख लिया। तो ये डेली एंड 195 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट होता है मेरे पास। और उस पे 50 EMA लगाते हैं। 50 EMA का हाई, 50 EMA का लो। अगेन 50 मूविंग एवरेज, देखो कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये एक लाइन नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं होती। यहाँ पे क्या एक जोन होता है सारी चीज़ें। आप भी जानते हैं कि भाई अगर आप कोई सपोर्ट हाई और लो लगा लो। हाँ, तो मैंने 50 EMA का हाई लगाया है, 50 EMA को लो लगाया है। तो अगेन 50 EMA एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है, कोई भी ऐसा नया चीज़ नहीं कि उत्कर्ष जायसवाल बता रहा है या आप बता रहे हैं, भाई सदियों से चला आ रहा है। पुरानी किताबें, 100 साल पुरानी किताब उठा के बैठेंगे तब भी उसके अंदर लिखा हुआ है। तो एक ट्रेंड देखने के लिए, और अगर आपको एक चीज़ और बता देते हैं, डेली टाइम फ्रेम का 50 मूविंग एवरेज जब आप 195 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं तो वही 20 मूविंग एवरेज आता है। तो इन अ वे मैं 20 मूविंग एवरेज छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हमको 20 मूविंग एवरेज लगाएंगे दैट विल बी 195 मिनट का 50 मूविंग एवरेज। तो इन अ वे मैं डेली टाइम फ्रेम पे मैं 20 मूविंग एवरेज भी लगा के रखा हूँ और 50 मूविंग एवरेज लगा रखा हूँ, बट वो दिख नहीं रहा है। वो टाइम फ्रेम का जो सिंक्रोनिसिटी है उसकी वजह से आई कैन, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया करते करते, इसलिए मैं देख पा रहा हूँ कि यार यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 20 है। तो जो अगर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है तो 20 मूविंग एवरेज के बैंड से ऊपर जाएगा, वो हमको पता चल रहा है 195 मिनट टाइम फ्रेम देखने में। हो सकता है थोड़ा से जो नए लोग हैं कंफ्यूज हो जाए, बट वो थोड़ा जब चार्ट का हेर फेर करेंगे या फिर 2 चार्ट लगाएंगे, यहाँ 195 लगाएंगे, यहाँ डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे, दोनों में 50 मूविंग एवरेज लगाएंगे, तो उनको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू या जो भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं उस पर जाइए, जहाँ पे कैंडल आती है 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, उस पर एक जगह कस्टम लिखा होता है, 195 डाल दीजिए तो 195 मिनट की एक कैंडल बन गई, यानी कि एक दिन में 2 ही कैंडल बनेंगी बस। अब इस पे आप जो है 50 का मूविंग एवरेज लगा लीजिए। लेकिन इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो आप डेली के चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज लगा दीजिए। जैसे कि आप लोग अगर मुझे देखते हैं तो मैं सिर्फ 20 मूविंग एवरेज डेली पे ही काम करता हूँ। कैंडल अगर उसके नीचे क्लोज हो गई तो इस कैंडल का जो हाई है वो मेरा SL रहेगा। मैं थोड़ा सा ऐसे काम करता हूँ, और जब तक ये SL नहीं कट रहा और वो लाइन नीचे नीचे आती रहेगी तो वो मेरी लाइन ही जो है हर बार SL बन जाएगी। तो आप SL ट्रेल भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और देखो दोस्तों, इन्होंने एक बात बोली जो बीच में शायद इनके मुंह से निकल गई या जो भी है, कि पहले ही क्या करते थे, अपनी स्क्रीन पे 50 इंडिकेटर लगा के रखते थे, बॉलिंजर बैंड, इचिमी क्लाउड, ये MACD, ADSL और पता नहीं क्या क्या जो भी ये लगाते थे। दोस्तों एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैं बताता हूँ। 100 से 120 जाएगा तो सारे इंडिकेटर प्लस ही दिखाएंगे आपको। कोई 2 रुपये पहले दिखाएगा, कोई 2 रुपये बाद दिखाएगा। आपको क्या करना है, चार्ट देखना है आज से 1 साल पहले का। इसको बोलते हैं दोस्तों बैक टेस्टिंग। 20 EMA डेली टाइम फ्रेम या 195 EMA 50 टाइम फ्रेम, चार्ट ऑलमोस्ट लेवल बराबर ही आएंगे। इसमें कैंडल साइज़ थोड़े बड़े बनेंगे, उसमें कैंडल साइज़ थोड़े कंपैरेटिवली छोटे बनेंगे। ये स्विंग ट्रेडर हैं। स्विंग ट्रेडर में दोस्तों एक और बात बता दूं, यदि हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो इनका SL भी 800 से 1000 पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये लंबी चाल खाते हैं 2-3 हज़ार पॉइंट की, क्योंकि स्विंग ट्रेडर हैं। ये 10-20-50 पॉइंट के लिए काम नहीं करते हैं। तो यदि आप लोग सोच रहे हो कि भैया यहाँ से ऊपर गया तो मैं कॉल बाय कर लूँ, पुट बाय कर लूँ, पैसा बर्बाद हो जाएगा, पैसा ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज़ ओनली फॉर पीपल हु आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं। अमूमन जो स्टॉप लॉस का जो एक साइज होता है एवरेज 2 से 3.5% के आसपास का होता है। दैट डिपेंड्स कि कैंडल स्टिक्स कौन से बन रही है, कहाँ पे बन रही है, किस लोकेशन बन रही है। तो जैसा कि हम लोग एक बार भी डिस्कशन कर रहे थे कि इतनी ढेर सारी जानकारी हो गई, आपने बोला इतने ढेर सारे इंडिकेटर की भी जानकारी होगी। आज के डेट पे हर कोई ट्रेडिंग करना जानता है, हर कोई इंडिकेटर अप्लाई करना जानता है, हर कोई इंडिकेटर के निट्स एंड ग्रिड्स जानता है कि इस इंडिकेटर से क्या होता है, मैकडी को भी यूज़ करना है, बोलिंजर को कब यूज़ करना है, ADX यूज़ करना है, सब जानते हैं। बट वेरी लेस पीपल आर मेकिंग मनी, क्योंकि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो यही है कि यार आपके पास 2500 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तो कौन सा स्टॉक किस लोकेशन पे कब लेना है,
जितने भी भाई आप भी ट्रेडिंग करते हैं, आप अगर बैंक निफ्टी आपने बताया हम बैंक निफ्टी करते हैं, तो आपने बोला कि आप कौन से स्टॉक है या बैंक निफ्टी काम करते हैं, किस लोकेशन में, तो आपने बताया हम इस लोकेशन लेते हैं, फिर इस लोकेशन लेते हैं, इस लोकेशन लेते हैं, तो आपने बताया किस लोकेशन बता दिया अपना, कब लेना है, तो कुछ कैंडलस्टिक्स आप देखते होंगे, कुछ देखते होंगे कि हाँ भाई यहाँ से कुछ टर्न आ रहा है तब हम ले रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ लेवल आया और फिगर आउट हो गया, बाय हो गया, अपने आप ही हो गया। तो आप भी अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप भी अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप भी अगर स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं, तो हर कोई एक ही काम कर रहा है। हर ट्रेडर अगर सौदा पंच कर रहा है तो उसको 3 डिसीजन तो लेना ही लेना होता है। कौन से स्टॉक भाई इतने ढेर सारे में कौन सा करना, निफ्टी बैंक निफ्टी आपका पीसी ज्वेलर्स लेना है, आपको टाटा मोटर्स लेना है, रिलायंस लेना है, नाइका लेना है, किस में लेना है, कौन से स्टॉक किस लोकेशन पे एट रैंडम तो बाय नहीं कर सकते। चलो ये अच्छा लग रहा है, नाइका अच्छा लग रहा है, चलो उठा लेते हैं, इटर्नल अच्छा लग रहा है, चलो उठा लेते हैं, ये तो कर नहीं सकते। तो किस लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली आप रियल एस्टेट पे जाते हैं, आप कुछ भी जमीन खरीदने जाते हैं, तो आप ये देखते हैं ना कि भाई ऐसा तो नहीं मेरे पास 10 करोड़ रुपये रखा हुआ है, चलो यहीं फूक देते हैं। आप स्टडी करते होंगे कि भाई कौन सी जगह पे आगे इसका फ्यूचर क्या है, यहाँ से कोई रोड जाएगी, रोड वाइंडिंग होगी कि नहीं होगी, टाइटल डीड क्लियर है कि नहीं, सारी चीज़ें आप देखते हो उसके अंदर पे। तो किस लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रियल एस्टेट में लोकेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे चार्ट में बहुत सारी लोकेशन होती है, चार्ट में लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और कब लेना है, कब लेने का मतलब क्या हो गया कि भाई चलो आपने स्टॉक ढूंढ लिया कि अलग स्टॉक लेना है, इस लोकेशन लेना है, पर उसका भी रीजन होगा ना कि ऐसे थोड़ी नहीं लोकेशन है कि आपने बाय कर लिया। कब लेना है उसका भी आपका एक आपने एक रूल बनाया होगा कि भाई ये कैंडलस्टिक बनेगी या ये इंडिकेटर ऐसा बोलेगा या ये ऐसे टर्न आना शुरू होगा। इसका हाई कैसे आपने बोला कि उसका 20 मूविंग एवरेज नीचे लगा देते हैं, ब्रेकआउट नीचे ब्रेक डाउन कर देता है, तो उसका हाई के स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो कब लेना है, उसके हाई पे लेना है, लो पे लेना है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमको लगा कि यार ये सब कोई फेस कर रहे हैं, वो हमने अपने लिए फिगर आउट करा कि भाई ये मैं भी फेस कर रहा हूँ। फिर मैंने इसके लिए सॉल्यूशन निकालना शुरू करा कि यार हम इसको ऑब्जेक्टिवली, इन 3 चीज़ को ऑब्जेक्टिवली कैसे अपने लिए उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर वहाँ से ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ा सी एक पॉजिटिव साइड आना शुरू हुआ, वहाँ से एक क्लैरिटी आना शुरू हुई, वहाँ से जो अगर ट्रेडिंग में लॉस भी होता था तो हमको उसको सीखने को मिल रहा था। क्योंकि उस टाइम से जो लॉसेस हो रहे थे ना, लॉसेस उस टाइम पे नहीं थे, उसके पहले जो लॉसेस थे वो लॉसेस थे क्योंकि हमसे कुछ सीख नहीं पा रहे थे। यहाँ पे जो लॉसेस हो रहे थे उससे हम कुछ सीख पा रहे थे, उससे हम कुछ आगे बढ़ पा रहे थे, उस पर हम कुछ बिल्ड ऑन कर पा रहे थे। तो वो लॉसेस हमारे लॉसेस नहीं थे, वो हमारे लिए लर्निंग की तरह काम कर रहे थे। तो उत्कर्ष एक बात बताइए, आपने कहा कि मैं एक पर ट्रेड में मेरा 2 से 3% का लॉस रहता है, ऑफ द स्टॉप स्टॉक लॉस प्राइस, स्टॉप हाँ लॉस हाँ। रहता है। तो आप प्रॉफिट कितना परसेंट लेते हैं उसके अगेंस्ट? वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे एक स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका मोटा मोटा स्टॉप लॉस एक कैंडल का होता है। स्विंग का मतलब क्या हुआ, अगर बाद में आप इसमें लगा दीजिएगा कि एक इंपल्सिव मूव आया है, फिर एक पुल बैक आया है, पुल बैक के बाद कहीं पे मार्केट वहां पे होल्ड करेगी, फिर वहां से मार्केट ऊपर जाएगी। मतलब तो आप अगर मान लीजिए बैक वो रीटेस्ट पे लेते हाँ हैं? रिटेस्ट पे ले रहे हैं, 50 मूविंग एवरेज का जो बैंड्स है वो इधर 195 ने टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम पे, उस पर जो 50 बैंड्स पे आता है, तो वहां से हमने उसको बाय करने का देखते हैं। अब जब हम बाय करने का देख रहे हैं तो मेरा स्टॉप लॉस तो एक कैंडल का है, और जो टारगेट है वो वहां से भाई मल्टीपल 3-4-6 कैंडल का भी हो सकता है। अब जब 3-4-6 कैंडल का अगर हम बात करें तो यानी एक कैंडल स्टॉप लॉस, मैंने कहा कि 2 से 3-3.5% का अमूमन स्टॉप लॉस साइज होता है। टारगेट क्या हो गया भाई, एक कैंडल अगर 2.5% की या 3% स्टॉप लॉस है, तो 3 कैंडल अगर टारगेट कर रहे हैं तो मोटा मोटा 9%, 10%, 12% तक का टारगेट होता है। बट एज अ स्विंग ट्रेडर कुछ पोर्शन हमको वहाँ पे प्रीवियस हाई पे बुक करना होता है, बाकी हमको एज अ ट्रेलिंग अपना राइड करना होता है, क्योंकि हमको भी नहीं पता कौन से स्टॉक कब कितना लंबा जा सकता है। तो उत्कर्ष इतनी पेशेंस कैसे दिखाते हो? क्योंकि जनरली क्या होता है, हम ट्रेड तो सेट कर लेते हैं कि 50 ईएमए या जो भी आप ईएमए यूज़ कर रहे हैं उसका हाई कटेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन रीटेस्ट की लोग वेट नहीं कर पाते। जनरली लगता है कि यही ट्रेड ठीक है, ऐसा ना हो हमारा ये रन मूव मिस हो जाए। तो उस केस में आप अपने आप को कैसे करते हैं कि भाई मेरे को रीटेस्ट पे ही लेना है? एंड हाउ यू चूज द स्टॉक्स? जैसे दीपक और मैं तो बेसिकली बैंक निफ्टी करते हैं, तो मेनली अब जो सब लोगों का क्वेश्चन है वो यही है कि कौन से स्टॉक्स में एंटर करना है, स्मॉल कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, लार्ज कैप में जाना है, तो वो कैसे आप निकालते हो मेनली? आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था पेशेंस का। पेशेंस तब आएगा जब रूल्स की क्लैरिटी होगी। अगर हमको कोई रूल्स की क्लैरिटी नहीं है, जैसे मान लीजिए आप इतनी ढेर सारी मेट्रो चल रही है यहाँ पे, आप कौन सी मेट्रो में बैठेंगे? कोई भी मेट्रो में तो बैठेंगे नहीं। जिस गंतव्य में जाना है, जिस डेस्टिनेशन पे जाना है, उसी मेट्रो में बैठेंगी। सिमिलरली बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। तो पेशेंस कैसे आया? जब आपको मालूम है कि यार हमको उस लोकेशन पे जाना है, उस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो हम अपनी मेट्रो में बैठेंगे ना, कोई मेट्रो में तो बैठेंगे नहीं। सिमिलरली इसके अंदर पे भी जो पेशेंस की बात है, जब आपके रूल्स की क्लैरिटी होगी कि इस रूल से हमको यहाँ तक पहुँचना है, जब आपको इस रूल से यहाँ तक पहुँचना है, उसकी क्लैरिटी होगी, तो पेशेंस अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं पेशेंस ऐसा है कि ट्रेडिंग मॉन्क से ऐसे वाले पे चले जाओ और मेडिटेशन करना शुरू कर दो और पेशेंस आना शुरू हो जाएगा। पहले हम भी ऐसा सोचते थे तो बट ऐसा नहीं होता। उसके अंदर पे जितनी ज़्यादा आपको रूल्स पे क्लैरिटी होगी, उतना ज़्यादा आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास आएगा कि हाँ भाई ये मैंने रूल बनाए हैं, मैंने बैक टेस्टिंग करके रूल बनाए हैं और ये मेरे रूल बनाए हुए हैं, तो मैं कौन फॉलो करेगा? भाई सब तो करेंगे नहीं, आप तो करेंगे नहीं, ये तो करेंगे नहीं, मेरे रूल है, मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब मैं रूल फॉलो करूँगा तो पेशेंस अपने आप ही आ जाएगा। तो पेशेंस का आपका सॉल्व हो गया। फिर जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि यार कौन से स्टॉक, इतने ढेर सारे स्टॉक्स, इतने ढेर सारे सेक्टर, कौन से स्टॉक कब लेना है? तो हमने ये आइडेंटिफाई करा कि यार सारे एज अ स्विंग ट्रेडर
2,500 स्टॉक्स का मेरा यूनिवर्स है ज़रूर, बट 2,500 स्टॉक्स में लिक्विडिटी होती नहीं, क्योंकि अगर आप अच्छी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, अगर आप करोड़ रुपए के ऊपर के ट्रेड कर रहे हो, तो आपको इन एंड आउट करने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप एक लिक्विडिटी फिल्टर बनाएंगे कि हाँ भाई, कम से कम अगर आपका 10-20 लाख रुपए किसी स्टॉक के अंदर पे एंट्री मार रहा है, तो उसके आप एग्जिट तो मार पा रहे हो कि नहीं मार पा रहे हो? पता चला एंट्री मार लिए, एग्जिट ही नहीं मार पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है एग्जिट करने में। तो फिर आप क्या करते हो, एक लिक्विडिटी फिल्टर लगाते हो कि हाँ भाई, इतना लिक्विडिटी होनी चाहिए, इतना उसके अंदर पे एवरेज डेली वॉल्यूम होना चाहिए, इतनी बड़ी कैंडल साइजेस एवरेज डेली रेंज होनी चाहिए, ताकि आपका एंट्री मारो तो कुछ बढ़े भी तो उसके अंदर पे। तो इतना मतलब एक लिक्विडिटी फिल्टर लगाने से आपको एडीआर का कि एवरेज डेली रेंज क्या आ रही है, इसका हम मैं लगाता हूँ, और उसके बाद मैं लगाता हूँ कि एवरेज डेली वॉल्यूम क्या आ रहा है, एवरेज डेली ट्रांजैक्शन उसके अंदर कितनी हो रही है, उसका मैं लगाता हूँ। तो जब 2,500 से ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर मेरे पास हो गए 11-1200, तो हाफ ऑफ द यूनिवर्स मेरा अपने आप ही खत्म होगा, जिसके अंदर हमको बुद्धि नहीं लगानी है। फिर अब भाई, अगर कोई स्टॉक, जैसे आपने बोला 100 से 120 जाना है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, बहुत सारे स्टॉक 100 से 120 जा सकते हैं, बट आपको चूज करना होगा ना कि यार इस मेट्रो, कौन से मेट्रो में बैठना है, किस जगह से जाना है, किस रूट से जाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने फिर जो सभी कोई करते हैं, माइक डगलस ने भी बात करी हुई अपनी बुक्स के अंदर पे, और पीटर थिल ने बात करी है, सारे लोगों ने, कि भाई एज इज इंपॉर्टेंट इन दिस ट्रेडिंग। तो एज को मैंने डिफाइन करना शुरू करा कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो 100 से 150 जा रहे हैं, 100 से 180 जा रहे हैं, 100 से 140 जा रहे हैं, उसमें एज कौन कौन सा कॉमन है। तो मैंने अपने लिए आइडेंटिफाई करा कौन कॉमन एज क्या है। मैंने आइडेंटिफाई करा कि यार जो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स होते हैं, वो एक्सपेंसिव स्टॉक्स एक्सपेंसिव होता ही रहता है, ये मैंने आइडेंटिफाई करा, आप भी इससे सहमत होंगे। फिर मैंने देखा कि यार जो 3 मंथ हाई तोड़ रहे हैं अपने स्टॉक्स, कि भाई जिसके अंदर पे तेजी आ चुकी है वही तो तेजी जाएगा ना। क्योंकि अगर सोचिए, ऑल टाइम स्टॉक कौन है, मेरे ऐसे 20-30-40 लाख रुपए लगाने वाले लोग ऑल टाइम स्टॉक नहीं ले जा सकते। पीछे म्यूचुअल फंड्स हैं, पीछे सिंगापुर बैंक है, पीछे बैंक ऑफ दुबई है, पीछे गवर्नमेंट ऑफ दुबई है, मतलब इतने ढेर सारे, कतर की गवर्नमेंट है, बैंक ऑफ जापान है, यूएस है, फेडरल है, इतने ढेर सारे लोग पीछे से पैसा डाल रहे हैं, 200-400-500 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, तभी वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। उत्कर्ष जायसवाल भी डाल रहा है 1 करोड़। नहीं, 20 अपना तो बहुत छोटा अमाउंट है। तो वो सब जो पीछे से पैसा डाल रहे हैं वो ऑल टाइम हाई जा रहा है, और वही सब जो पैसा डाल रहे हैं, तो उसके अंदर पे आपका 3 महीने का ब्रेकआउट अगर कोई स्टॉक दे रहा है, तो वही कोई पैसा डाल रहे हैं तभी तो दे रहा है ना। मेरे जैसे और आम जैसे लोग, जैसे जो छोटे लोग हैं, वो लोग पैसा डालेंगे, वो स्टॉक एकदम मूव नहीं करेगा। तो हमने ये आइडेंटिफाई करा कि यार ऐसे फुटप्रिंट्स पढ़ो, जिससे जो बड़े लोग हैं ना, उनको तुम कैप्चर कर पाओ, उनको तुम देखो कि हाँ भाई कैसे वो लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं उत्कर्ष की स्क्रीन पर और समझते हैं कि किस तरह से वो देखते हैं। और ये स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हम डाल रहे हैं, और आप लोग देखने के लिए समझिए ये क्या कहना चाहते हैं। और दोस्तों, लेकिन बस एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, ट्रेड पे सेटअप करते हैं, अंधाधुंध नहीं घुस जाते। 10, 11, 15 स्टॉक आइडेंटिफाई कर रखे हैं, सब में नहीं घुस जाते। जैसे मैंने और पूजा ने कर रखा है कि हम तो सिर्फ बैंक निफ्टी ही करते हैं, हमारे लिए तो वही भगवान है। हमने मॉनिटर इतना बड़ा लगा रखा है, लेकिन वॉच लिस्ट में हमारे सिर्फ बैंक निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। दोस्तों, जब मैं किसी से सीखने गया था तो मैंने उनसे कहा, सर मेरे को कितने स्टॉक करने चाहिए। तो उन्होंने, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, सीखिएगा। तो उन्होंने मेरे को कहा, आजा बेटा यहाँ आजा। मतलब वो मेरे से बड़े थे, हालांकि मैं तब भी 45-43 का रहा हूँगा, लेकिन वो मेरे से बड़े थे। तो उन्होंने कहा, बेटा ये वाइट बोर्ड है, यहाँ पे एक काम कर, 63 लाख करोड़ लिख दे। तो मैंने 63 लिखा, फिर LAC लिखा, और फिर करोड़ लिख दिया। उन्होंने कहा, बेटा ये नहीं, डिजिट में लिख दे, कितने जीरो आएंगे। मुझे शायद 3 बार लगा ये लिखने में कि कितने जीरो उसमें ठीक से आते हैं। तो मिस्टर जैन नाम था उनका। तो उसके बाद उन्होंने कहा, बेटा अब ये है ट्रेडिंग पर डे वॉल्यूम फॉर बैंक निफ्टी उस टाइम में, ये मैं बता रहा हूँ 18-19 की, 63 लाख करोड़ की। आज 300 लाख करोड़ है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल सही डेटा दे रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, उन्होंने कहा, बेटा ये ट्रेडिंग हो रही है, अब तू बता डेसिमल के 12वें 13वें 15वें कितने हिस्से पे आता है, तेरी जो तो कैपिटल है। तो दोस्तों, मैं अगर 1 करोड़ भी लेके बैठा था तो 63 लाख करोड़ में मैं डेसिमल के 5वें 6ठे 12वें हिस्से पे आ रहा था। तो आपकी और मेरी मार्केट में वो पोजीशनिंग है। अब हम सोचें कि हम 50 जगह हाथ मारें, हम तो बैंक निफ्टी में ही नहीं पूरा पार पा पा रहे। तो दोस्तों, एक चीज़ को अपना भगवान बना लीजिए, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड हो, उसकी फिर आपको नर्व्स पता लगनी चाहिए। सब बराबर पैसा देते हैं, क्योंकि दोस्तों सब ऊपर नीचे हो रहे हैं। आप और हम ट्रेडर हैं, ये उत्कर्ष भी ट्रेडर है। हमें ये नहीं है कि ये बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जाता जाए, फिर कभी नीचे आए तो बिल्कुल ही डंप और पंप हो जाए। हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं। हम तो चाहते हैं 4 दिन ऊपर जाए, 4 दिन नीचे आए, 4 दिन ऊपर जाए, 4 दिन नीचे आए। हम लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाने, जब मूवमेंट होएगी दोस्तों तभी आप पैसा कमाओगे, खड़े स्टॉक में कोई पैसा नहीं कमाता। तो आइए चलते हैं उत्कर्ष की स्क्रीन पे और समझते हैं उत्कर्ष जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाई क्वालिटी ट्रेड के अंदर पे क्या होता है,
फॉर अकॉर्डिंग टू मी हाई क्वालिटी ट्रेड के अंदर पे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए कौन सा स्टॉक किस लोकेशन पे कब लेना है। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये यही 3 चीज़ मेरे को अपना ट्रेडिंग को एक ट्रैजेक्टरी देने में बहुत हेल्प करा हुआ है। तो कौन से स्टॉक में हमको एज देखना होता है कि भाई कौन सा ऐसे स्टॉक है जो 100 से 120 तक जा सकते हैं, 100 से 140 तक जा सकते हैं, 100 से 200 तक जा सकते हैं। अभी जाएंगे नहीं जाएंगे हमको भी नहीं पता, बट हमको अगर पास उठा के देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक थे कि भाई से इटर्नल था, इटर्नल ब्रेकआउट करा, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करा, कितना ऊपर चला गया। आपके जितने भी ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई के करे उसके बाद कितना ऊपर गए, बिग पैटर्न ब्रेकआउट कितना ऊपर गए, तो इसको आपको पता चलेगा 40-50% का स्टॉक का मूव आता ही आता है, 80% तक का मूव आता ही आता है। तो ऐसे एज हमको ढूंढने होते हैं। फिर ये हो गया आपका कौन सा स्टॉक जो आपने पूछा था। फिर उसके आगे बताते हैं कि भाई कब लेना है। तो कब लेने में सेटअप, आपका सेटअप अलग हो सकता है, इनका सेटअप अलग हो सकता है, मेरा सेटअप अलग हो सकता है। आपने एक बार स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया कि यार एक भी कोई भी चीज़ 100 से 120 140 जानी है तो यार वो तो जाएगा ही जाएगा। अब ये आपका सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कोई सेटअप वहाँ पे होता है 50 मूविंग एवरेज के बाउंस से लेके जाएगा, कोई 20 मूविंग एवरेज बाउंस लेके जाएगा, कोई बोलेगा नहीं भाई हम वहाँ पे तो जब एडीएक्स डिप करेगा 20 के नीचे तभी हम बाय करेंगे, कोई बोलेगा कि भाई मैकडी क्रॉसओवर तब बाय करेंगे। तो ये हो गया सेटअप। आप अपने सेटअप से रूल की क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर कब लेना है, तो क्रॉसओवर हो रहा है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है कि बड़ी कैंडल बन रही है, आपका स्टॉप लॉस कितने का, ये सारा जो मनी मैनेजमेंट जो सिस्टम होगा या कब लेने पे आ जाता है। तो आप एज पे चलते हैं, एज को और अच्छे से डिफाइन करते हैं। एज होता क्या है। एज एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी प्रोसेस को हम जब बार बार करेंगे तो हमको फेवरेबल आउटकम देगा। किसी भी एक प्रोसेस को अगर हम कई बार रिपीट करेंगे तो उसका जो आउटकम है वो सेम आएगा, फेवरेबल आउटकम आएगा, उसको हम लोग एज बोलते हैं। अब स्टॉक्स की भाषा में कौन सा स्टॉक लेना है, तो ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर पे एज हो। अब एज होता क्या क्या है। एज होता है 52 वीक हाई स्टॉक्स, यानी ऐसे स्टॉक जो 52 वीक हाई यानी 1 ईयर हाई पे चल रहे हो, या फिर उत्कर्ष, मैं ये चाहती हूँ आप ना पॉइंटर्स में बता दो हाँ। कि जैसे यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5-6 साल, 7-8 साल, जितना भी है। तो 5 पॉइंटर्स के, ये 5 पॉइंटर्स जब एक ही स्टॉक में दिख रहे हो तो वहां पे ट्रेड ले लिया जाए। परफेक्ट। तो ये अगर एज उन स्टॉक्स में होगा दैट मीन्स आपको पैसा कमाने की हाई प्रोबेबिलिटी देगा क्योंकि उसमें एज है। पहला चीज 52 वीक हाई स्टॉक, यानी जो भी 1 ईयर का हाई मार रहा है उन स्टॉक्स को अपने पास रख लो, उन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट डाल लो। सेकंड होता है स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी अगर उन्हीं ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में देखो कौन से स्टॉक्स निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और बेटर है कि कौन से स्टॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो 250 को जब और निफ्टी को जब देखेंगे तो एक ब्रॉडर आपको मार्केट दी जाएगी कि यार ब्रॉडर मार्केट अगर मान लो 3% से बढ़ी है पिछले एक महीने में, ये स्टॉक 7% से बढ़ा है, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्गर है निफ्टी और स्मॉल मिड कैप से। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि यानी ये ऑल टाइम हाई स्टॉक्स भी है और ये साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इसके अंदर पे है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स बड़ा, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि पीछे से बड़ा पैसा इसके अंदर पे आया है, बैंक ऑफ जापान का, फेड का, आरबीआई का, म्यूचुअल फंड्स का, एलआईसी का, सारा पैसा, मतलब कुछ पैसा इसके अंदर पे भी अलॉट हुआ है। तो वो आरएसआई देखने में कुछ हेल्पफुल रहेगा नहीं। ऐसे में? लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। आरएसआई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और आरएस होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। आरएसआई इज डिफरेंट, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज डिफरेंट। रिलेटिव स्ट्रेंथ फिर अगेन बताते हैं, अगर मान लीजिए कोई, जैसे मेरी हाइट आपकी हाइट से थोड़ी सी बड़ी, कैसे पता चला, क्योंकि हमने आपसे रिलेटिव देखा कि भाई आपकी हाइट 5'4" है। तो उसका कोई इंडिकेटर आता है या आप खुद ही कैलकुलेट करते हैं उसे? इसका इंडिकेटर भी आता है, आप इसको चार्टिंग पे बना सकते हैं। और रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब हो गया निफ्टी, मतलब स्टॉक अपॉन निफ्टी। अगर मान लीजिए स्टॉक अपॉन निफ्टी इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स जो स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग देन निफ्टी। और कोई भी अगर स्टॉक अपॉन निफ्टी इज लेस देन 1, दैट मीन्स निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग द स्टॉक। तो हमको ऐसे स्टॉक को अपने पास रखना है जो स्ट्रॉन्ग आरएस में, यानी निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्म करो, निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर तीसरा होता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग। इंस्टीट्यूशनल बाइंग मतलब कि कोई, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे तीनों जो अभी दो टॉपिक बात हुए, सारे देखिए सारी चीज़ें कोरिलेटेड है, क्योंकि एज मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ होता है। मतलब एज को आप किसी और तरीके से देख रहे हैं, आप किसी और तरीके से देख रहे हैं, हम किसी और तरीके से देख रहे हैं, बट एज मोर और लेस जो एक प्रॉफिटेबल एज है कि भाई 100 से कोई चीज़ 120 जा रही है, 140 जा रही है, वो एज मोटा मोटा सेम ही होता है। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो गई कि बड़े लोगों ने पैसा डाला है। अब बड़े लोगों ने अगर पैसा डाला है तो ऐसा तो नहीं 20 लाख रुपए डाला हम लोगों की तरह पे, उन्होंने क्या डाला है, 200 करोड़ डाला है, 400 करोड़ डाला है। ऐसा नहीं एक दिन में डाला है कि भाई 400-500 करोड़ फूक दो उसके अंदर, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यूस बाइंग कर रहे होते हैं भाई, उनके पास एक प्लानिंग होती है कि भाई 3 महीने के अंदर पे हमको इतनी क्वांटिटी बाय करना है। आप यहाँ पे चलिए बैंक ऑफ जापान मान लीजिए, कोई देखता हो, अभी मान लीजिए कतर का इन्वेस्टमेंट आया है, कतर गवर्नमेंट ऑफ कतर और कतर बैंक से इन्वेस्टमेंट आया है इन कुछ स्टॉक्स में आया, नाम बोल रहा हूँ, कुछ सेक्टर्स में आया। अगर आप उन सेक्टर्स को उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार वो लोग ना 2-3 महीने में एक बाइंग करते हैं। ऐसा नहीं कि 800-900 करोड़ अगर उनका टारगेट है बाय करने का, एक ही दिन बाय कर लेते हैं। तो उसके कोई है स्पीड वेबसाइट या जहाँ से ये पता चल सके कि इंस्टीट्यूशनल बैंक होती है और एप्रोप्रिएट पता चले?
द ब्यूटी इज दिस कि हमको वेबसाइट की जरूरत ही नहीं है, आपको चार्ट से पता चलेगा। बस आपका आंसर इसके नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग यानी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, उसको बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल बाइंग। बड़ी बड़ी कैंडल क्या होती है भाई, आपने एक चार्ट खोल कर रखा है, उसमें आपको खुद ही पता चलेगा यार ये छोटी कैंडल दिख रही है, ये उससे बड़ी कैंडल दिख रही है। आपको अपना विवेक, अपना आंखों को, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल यानी ये बड़ी बड़ी कैंडल है। अभी चार्ट्स पे चलेंगे तो आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। फिर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना चाहिए, मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना चाहिए। मतलब अगर पीछे से बड़ा अप ट्रेंड है यानी बड़े हायर टाइम फ्रेम हमेशा रूल करते हैं इसका। जैसे कि अब आप लोगों के बच्चे हैं, आपके भी मतलब आपके भी फादर हैं, तो आपकी किसकी ज़्यादा चलती है? जो पापा जी बोलेंगे आपकी उनकी चलेगी, फिर आपकी ज़्यादा चलेगी, फिर आपके बच्चों की चलेगी। सिमिलरली इसके अंदर पे भी होता है कि भाई जो हायर टाइम फ्रेम होता है वो रूल करता है। तो अगर जो मंथली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पे, दैट मीन्स डेली में अगर वीकनेस आएगी वो भी अपना ट्रेंड चेंज करके ऊपर चला जाएगा। तो हमको ऐसे स्टॉक्स देखना है कि जो मंथली और वीकली में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पे है। अब वो कैसे आएगा ये भी अभी चार्ट पे हम आपको बता देंगे। फिर उसके बाद बिग पैटर्न ब्रेकआउट यानी मल्टी ईयर का ब्रेकआउट। अगर मान लीजिए कोई चीज़ 3 साल बाद का ब्रेकआउट कर रहा है, 5 या 8 साल 13 साल बाद का ब्रेकआउट कर रहा है, दैट मीन्स हमने और आपने तो ब्रेकआउट करा नहीं सकते, अपने पास इतना पैसा, इतना दमखम है ही नहीं। ब्रेकआउट कौन करा रहा है? पीछे से म्यूचुअल फंड्स करा रहे हैं, पीछे से बड़े बड़े बैंक्स करा रहे हैं, पीछे से जो बड़े बड़े हेज फंड्स है, चेन्नई क्लाइंट्स है, सब उसको बाय करा रहे हैं, डीआईज एफआई से सब उसको बाय मतलब उसको ब्रेकआउट करा रहे हैं। तो हमको अपने आप ही उनका पैटर्न पता चल गया ना कि यार ये स्टॉक में 4 साल का ब्रेकआउट हुआ है, दैट मीन्स पीछे से बड़ा पैसा आया है एंड दैट इज इनफ फॉर मी। पीछे से बड़ा पैसा आया दैट मीन्स वो अपना पैसा तो सेव करेगा ना भाई। मेरा पैसा 20 लाख चला जाएगा मान लीजिए, तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट उनके पास तो बड़ी बड़ी अकाउंटेबिलिटी है, बड़ा बड़ा 800-900 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, तो उनके पास अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, तो अपने पैसे को सेफ गार्ड करेंगे। तो बिग पैटर्न ब्रेकआउट देखना है। फिर हो गया कि सेक्टोरल टेलविंड, कि भाई कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग चल रहा है। जैसे आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे थे हम दीपक भैया से कि भाई पिछले 2-2.5 महीनों से कोई सेक्टर नहीं चल रहा, बड़ा स्पैरेटिक सेक्टर है, कोई भी सेकुलर अप ट्रेंड पे नहीं है, कोई अप ट्रेंड जा रहे हैं सभी। इस टाइम पे फार्मा एक टाइम पे अप ट्रेंड पे गया था, उसके बाद फिजल आउट हो गया। फिर इसके बाद ऑटोज गए थे, ऑटोज में कुछ चीज़ें चल रही थी, पीएसयूज गए थे, पीएसयू भी फिजल आउट हो गया, फिर अप ट्रेंड मार रहा है। मतलब एक सेकुलर अप ट्रेंड कई सेक्टर्स में नहीं है। तो इस टाइम पे सेक्टोरल टेलविंड किसी भी स्टॉक, किसी भी चीज़ के अंदर पे नहीं है। तो हमको क्या देखना है कि जब आप ये सारी चीज़ देखते हो ना, तो आपको सेक्टर्स भी पता चल जाता है कि यार इस टाइम पे ना पीएसयूज में पैसा बनना है, चलो पीएसयूज में डालते हैं पैसा। तो एक बेसिक फेयर आइडिया लगता है। अब कैसे ढूंढना, ये सारी चीज़ अभी आपको बता रहे हैं। और एक लास्ट जिसके अंदर पे हम देखते हैं कि यार कुला मेगी, आप लोग नहीं जानते होंगे, कुला मेगी एक ट्रेडर है जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया स्टॉक मार्केट से। एकदम डिटेल एग्जैक्टली इस टाइम पे नहीं है, आगे स्लाइड में होगा, एकदम डिटेल में नहीं है। उन्होंने, उनका जो बेसिक फंडा ये है कि अगर 21 डेज के अंदर पे कोई स्टॉक 30% मूव दिया, यानी 100 रुपये से अगर कोई स्टॉक 130 गया है इन 21 डेज, दैट मीन्स हम आप तो नहीं करा सकते। अगेन पीछे से बड़ा पैसा है। तो हमने जितने भी पॉइंटर्स आपको अभी तक बताए हैं, सब में एक ही चीज़ कॉमन है, उत्कर्ष और आप ये सब नहीं कर सकते। पीछे से बड़ा पैसा आया है तभी ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये चार्ट्स में कैसे दिखता है, इसके बाद इसमें हम आप बताते हैं। इसके अंदर आपको मल्टीपल बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखेंगे। कोई भी चार्ट आप खोलेंगे, अब आप देखेंगे यार उसका एज कहाँ पे है, कैसे पता चला एज इसके अंदर पे, आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अगर उसका कई बड़ी बड़ी एलिफेंट ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, दैट मीन्स उसके अंदर एज है। वो चार्ट्स पे अभी दिखाते हैं कैसा होता है। फिर सेकंड चीज़ आपको क्या देखना है कि जो ग्रीन की फ्रीक्वेंसी है, जैसे मान लीजिए अगर आप 60-70 कैंडल देख रहे हैं, आपके सामने चार्ट खुला और आपके सामने 60-70 कैंडल है, उसके अंदर मल्टीपल बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है कंपेयर टू द रेड कैंडल्स, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन कैंडल इज हाई। अब ग्रीन कैंडल हम आप तो बना नहीं रहे, कौन बना रहे हैं? पीछे से बड़े पैसे वाले बना रहे हैं। दैट मीन्स उसके अंदर उसका फुटप्रिंट है, यानी बड़ा पैसा इसके अंदर घुसा हुआ है, हमको पता चल रहा है। और तीसरा क्या है, एंगल ऑफ द ट्रेंड। अगर एंगल ऑफ द ट्रेंड, जैसे कोई भी स्टॉक 100 से 130 गया है, वो स्टॉक ऐसे इस ट्रेंड में जा रहा है, इस एंगल पे जा रहा है, इस एंगल पे जा रहा है, इस एंगल पे जा रहा है, इतना तो बेसिक आइडिया आंखों से बता देता है। अब आपको उसमें स्क्रीन में प्रोटेक्टर लेके ज्योमेट्री नहीं लगाना कि हाँ भाई 35 है, 45 है तो 45 वाला लेंगे, ये मतलब नहीं वो करना है। कहते हैं ना, जो एंगल थोड़ा कम होना चाहिए, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं हाँ, होना चाहिए। एकदम एग्जैक्ट। अगर वो ज्यादा एंगल हुआ तो आप उसको, अब जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते जाएंगे ना, आपको जैसे आपने जो चीज बताई, वैसे बहुत सारे लोग अपने आप ही नोटिस करेंगे यार ये जो अप ट्रेंड ना फिजर आउट हो जा रहा है, यानी 30 से लेके जो 45 डिग्री के एंगल होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। बट अगेन प्रोटेक्टर नहीं लगाना, आपको अपने आप ही बैक टेस्टिंग से देखते देखते आपको ये सब बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा। अभी स्टॉक में कैसा दिखता है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके सामने चार्ट आया। अब आपको दुनिया की चीज़ों पे तो जाओगे नहीं कि वेबसाइट पे जाओ, बैंक ऑफ जापान की वेबसाइट पे जाओ, देखो पैसा लग रहा है कि नहीं, कतर पे जाओ पैसा लग रहा है कि नहीं, या फेड पे जाओ इंडिया में पैसा घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, फिर अपने LIC की वेबसाइट पे जो पैसा जा रहा है कि नहीं, तो देख नहीं पाएगा कोई भी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे बता सकते हैं कि इसके अंदर पे बड़ा पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे 2 चार्ट हैं। 2 चार्ट के अंदर पे आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ट है उसके अंदर आप 60-70 कैंडल मोटा मोटा आपको दिख रही है, 100 कैंडल आपको मोटा मोटा दिख रही है। इसके अंदर पे देख सकते हैं, जो हमने क्या बोला, आपको 3 चीज़ देखनी है। बड़ी बड़ी बिग एलिफेंट कैंडल, क्या इसके अंदर बड़ी बड़ी बिग एलिफेंट कैंडल है?
आप खुद देख सकते हैं, ये इसके अंदर बड़ी बड़ी बिग एलिफेंट कैंडल है। आप पॉज कर सकते हैं ऑडियंस, आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि इसके अंदर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल कहाँ पे है और कितनी है। सेकंड, क्या इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ बिग एलिफेंट कैंडल इज मोर और नॉट। आप ये देख सकते हैं कि हाँ भाई, जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ बिग ग्रीन्स आर मोर देन नंबर ऑफ रेड्स। तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई, इसके अंदर पीछे से बड़ा पैसा है, क्योंकि बड़ी कैंडल 3-4% की कैंडल हम नहीं बना सकते, पीछे बड़ा पैसा आया है। मल्टीपल 3-4-5% कैंडल हम और आप तो कतई नहीं बना सकते, पीछे से बड़ा पैसा आया है। और इसके अंदर लास्ट चीज क्या देखना है, एंगल ऑफ द ट्रेंड। क्या इसके अंदर एंगल ऑफ द ट्रेंड आपको स्मूथ दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है 45 या 30 या 35 डिग्री का एंगल दिख रहा है। ये तीनों चीज अगर आपकी सफाइस करती है, यस बोलती है, दैट मीन्स इस स्टॉक में रिगार्डलेस ये गोल्ड का चार्ट है, रिगार्डलेस ये बिटकॉइन का चार्ट है, रिगार्डलेस निफ्टी का चार्ट है, रिगार्डलेस टाटा मोटर्स का चार्ट है, इस चार्ट में एज प्रेजेंट है, क्योंकि इसके अंदर बड़े लोगों का पैसा घुस रहा है और दिख रहा है चार्ट के अंदर पे। सेम चीज सेकंड चार्ट पे चलते हैं। सेकंड चार्ट ये है, द साइजेस ऑफ बिग ग्रीन एलिफेंट कैंडल्स आर हेयर। मतलब इसके अंदर पे बड़ी बड़ी ग्रीन एलिफेंट कैंडल्स, आप इसको काउंट भी आराम से कर सकते हो। जूम कर लो अगेन ऑडियंस, इसको पॉज कर लीजिए, जूम कर लीजिए, आप खुद ही देख पाओगे कि द बिग ग्रीन कैंडल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। दैट मीन्स एक चीज आपकी टिक हो रही है। फिर हमको देखना है क्या ये बिग ग्रीन कैंडल जो है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्या। हाँ भाई, इसके अंदर पे उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। फिर हमको देखना है उसका एंगल ऑफ द ट्रेंड क्या है। एंगल गड़बड़ है। नहीं, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, मतलब अप ट्रेंड तो यहाँ शुरुआत हुआ ना, अप ट्रेंड तो यहाँ शुरुआत हुआ नहीं है, अप ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक शुरुआत हुई है। दैट मीन्स इट्स अ नॉर्मल ट्रेंड ना। आपको देखना है कि मतलब ऐसा एंगल तो नहीं है ना, तो एंगल तो गड़बड़ है ही नहीं, एंगल तो ऐसे ही है। मतलब जो हमको आप जिस एंगल पैराबोलिक एंगल की बात करें, दैट इज मोर देन 70 डिग्री का होता है, तब पैराबोलिक एंगल होता है। इसके अंदर पे हमको देख रहे हैं कि भाई मोटा मोटा यही, क्योंकि बीच में थोड़ा ऐसा हो रहा है फिर ऐसे चला जा रहा है। तो आप एकदम एक इंपल्सिव मूव को नहीं देखना, हमको देखना 60-70-80 कैंडल को देखना है। मोटा मोटा जब आप चार्ट को खोलते हैं तो 100 कैंडल का चार्ट जो होता है वो रिसेंट होता है। 100 कैंडल बोले तो 90 दिन, तो 3 महीने का चार्ट एक मोटा मोटा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या दिख रहा है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है, एलिफेंट कैंडल दिख रही है, दैट मीन्स बड़ा पैसा इसके अंदर घुसा हुआ है। फिर दिख रहा है नंबर ऑफ बिग ग्रीन्स आर मोर, 3-4% की मल्टीपल कैंडल्स दिखाई दे रही है पिछले 100 दिन के अंदर पे। अगर मान लीजिए 4% या 3 या 2.5% की 30 कैंडल है, समझ रहे हैं, कौन पैसा डाला होगा 30, कौन पैसा डाल सकता है, हम तो डाल नहीं सकते, पीछे से बड़ा पैसा आया है। फिर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग एंगल है, दैट मीन्स इस एंगल से अगर कोई चीज स्मूथली जा रहा है, दैट मीन्स जब भी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रही है फिर उसको ऊपर चली जा रही है। फिर हमको चाहिए कि इसके अंदर पे ऐसे स्टॉक में एज है, ये स्टॉक में हमारा, ये ऐसे स्टॉक मेरे अगर वॉच लिस्ट में होंगे तो हाई चांसेस है कि ये स्टॉक अगर इस समय 120 चल रहा है तो नेक्स्ट टाइम ये 140, 20 दिन बाद ये 150, 160 के अंदर पे हम इस स्टॉक को देखेंगे। क्या ऐसे 10 स्टॉक अगर मेरे पास होंगे जिसके अंदर ये सारे एज प्रेजेंट हैं, 10 के 10 नहीं चलेंगे भाई, वो कोई भी नहीं चला सकता, पर 10 में से अगर आपने 5 या 7 चल रहे हैं, दैट इज गुड फॉर यू टू गिव यू मनी। तो ये हो गया कौन से स्टॉक लेना है अपने को। ये एज आपने जो पूछा कि कैसे ढूंढेंगे कौन सा स्टॉक लेना है, ये उसका आंसर हो गया। तो आपने अभी ये बता दिया कि कौन से स्टॉक कैसे लेने हैं, 3 आपके क्राइटेरिया हैं उसको, और इसमें लेकिन आपने ईएमए तो क्लब करा ही नहीं। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये था अभी एज, कौन से स्टॉक लेना है। अब हमको पता चल गया कि अगर कोई चार्ट मेरे सामने आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप चार्ट का नाम छुपा दीजिए और उन स्टॉक उस चार्ट में ये 3 सफाइस करी, दैट मीन्स वो मेरा स्टॉक है, हम उस स्टॉक से हमको प्यार है। उस स्टॉक के अंदर हमको क्या देखना है, स्टॉक तो मिल गया, कौन सा स्टॉक का आंसर क्लियर हो गया, किस लोकेशन में लेना। अब हमको अपनी लोकेशन चाहिए, वो स्टॉक हमको कब लेना है इसकी लोकेशन चाहिए। तो लोकेशन हमने आपको जैसे बता दिया, हम हम 50 मूविंग एवरेज के हाई और लोस मेरी लोकेशन होती है। एमए या ईएमए क्या है? ईएमए। ईएमए। हाँ, दोस्तों मूविंग एवरेज में क्या होता है, जब आप उसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ एक जगह लिखा होगा क्लोजिंग, जो कि जनरली हम लोग चेक करते हैं। अब आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है, 2 बार ईएमए लगाना है, 1 बार नहीं लगाना, 2 बार लगाना है। अब क्या करेंगे, जो क्लोजिंग है उसको हाई करके ओके दबा दीजिए और 1 बार उसको लो करके ओके दबा दीजिए। अब क्या होगा, वो जो एक लाइन चल रही थी उसकी जगह 2 लाइन आ जाएंगी, मतलब 50 ईएमए रहेगी, लेकिन वो ऐसे बैंड चलेगा, एक हाई और एक लो। पहले बीच में चल रहा था, अब हाई और लो का ईएमए बैंड बन गया। अब ये क्या है, ये पिछले क्योंकि हमने 50 ईएमए लिया है, 20 लिया है, तो पिछली 20 कैंडल्स का हाई का एवरेज है, पिछली 20 कैंडल्स के लो का एवरेज है। तो अब ये हमारे पास एक बैंड बन गया। तो अब जब ये ऊपर वाली कैंडल के ऊपर प्राइस बंद होएगा तो ये बाय करेंगे, नीचे बंद होएगा तो ये सेल करेंगे, अगर ये ईएमए पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं। अब और ट्रेंड में भी दोस्तों क्या काम कर रहे हैं, अप ट्रेंड में काम कर रहे हैं। ये डाउन ट्रेंड के लिए नहीं बताया इन्होंने, अप ट्रेंड के लिए बताया, क्योंकि जहाँ पे बड़ा पैसा लग रहा है, जहाँ पे इन्हें मोमेंटम दिख रहा है, जहाँ ये पैराबोलिक से थोड़ा कम एंगल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 35-40 के एंगल पे, और जहाँ पे दोस्तों बड़े लोगों का पैसा आ रहा है, क्योंकि इन्हें मोमेंटम भी वैसा मिल रहा है। और कैंडल जो एलिफेंट कैंडल इन्होंने नाम यूज़ किया,
सारी कैंडल छोटी छोटी हैं, उसके बाद 3 बड़ी कैंडल बन गई, तो उनको इन्होंने एलिफेंट कैंडल का नाम दे दिया। तो दोस्तों ये प्रिसीजन काम है, थोड़ा सा सीखने समझने वाला है, चार्ट को देखने वाला काम है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, टॉक टू चार्ट्स। 2-4 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना 6 महीना स्क्रीन के आगे बैठोगे ना 1-1 घंटा, तो सब समझ आने लग जाएगा कि कौन सी कैंडल बड़ी है, कौन सी छोटी है, कहाँ पे रिवर्सल है, कौन सा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आपको कैंडल स्टिक नहीं पढ़नी आती, मैं लिंक दे दूंगा। कैंडल स्टिक की एक पीपीटी बनाई है मैंने, और पीडीएफ बनाई है मैंने, जो कि आप लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि हर कैंडल कुछ कहती है। वैसे चार्ट गूंगा होता है, लेकिन कैंडल की भाषा अगर आपने समझ ली दोस्तों, तो बस पैसा ही पैसा होगा, वही वाली बात है। तो सीखिए, करिए, आगे चलते हैं उत्कर्ष के पास। हम क्या करते हैं, हम 50 मूविंग एवरेज का हाई लो जैसा आपने बताया वो लगाते हैं, और हम उसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि वीकली में क्या होगा कि यार बड़े लोगों का हमको ट्रेंड मिल गया। हमको अगर पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं। अगर हमको डेली टाइम फ्रेम और 195 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको एक स्विंग ट्रेड मिले, यानी एक जो ऐसी ट्रेड जो 3 से लेके 7-8 दिन तक की ट्रेड चलती है, उसको हम स्विंग ट्रेड बोलते हैं। पोजिशनल ट्रेड हो गया लगभग 2 से 3 हफ्ते चलती है, उसको हम पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं। तो अगर हमको पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो हमको वीकली के 50 मूविंग एवरेज को देखना होगा, 50 EMA हाई और लो 50 बैंड्स को देखना होगा, और अगर हमको स्विंग ट्रेड करना है तो हमको डेली और 195 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको देखना होगा। अब आपने बोला ये दिखता कैसे चार्ट के अंदर पे। अब हमने, क्योंकि हम इतने टाइम से इसी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने इसके अंदर एक प्रोप्राइटरी बनाया हुआ अपना, जिसको हम लोग डार्क 50 बैंड्स बोलते हैं। इसके अंदर पे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब भी 50 मूविंग एवरेज पे आता है, 50 मूविंग एवरेज एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे ट्रेंड, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ से बाउंस लेगा, वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट करेगा। मीडियम टर्म ट्रेंड 50 मूविंग एवरेज है, जो बड़े बड़े पीछे से लोग बोल के गए हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर ऑलरेडी बोल के गए हैं। तो अगर उसी पे मैंने ये देखा कि हमने बोला कि हायर टाइम फ्रेम रूल्स की मैंने आपको बात करी थी, आपने बोला कि वो कैसे देखते हैं, तो मैंने उसको अपना चार्ट में प्लॉट करके रखा हुआ, अपने इंडिकेटर में खुद ही प्लॉट करके रखा हुआ है कि जो 50 मूविंग एवरेज डार्क तब हो जाएगा जब उसका एक टाइम फ्रेम हायर, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम का एक टाइम फ्रेम हायर क्या हो गया, वीकली। अगर हम 195 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, 195 मिनट का एक टाइम फ्रेम हायर क्या हो गया, डेली। तो जब भी हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड स्ट्रांग होगा तो वो उस टाइम फ्रेम या फिर उस लोअर टाइम फ्रेम पे वो अपने आप ही डार्क हो जाएगा। तो अगर जो मेरा सेटअप है, जो हमने बताया कि कौन सा स्टॉक इज क्लियर, किस लोकेशन पे, किस लोकेशन इज क्लियर 50 मूविंग एवरेज पे लेना है, मैंने इसमें अपना एक और जिंक डाल दिया, मतलब मैंने इसके अंदर अपना और एक एक्सपीरियंस डाल दिया कि भाई लोकेशन तो है, बट क्या अब हायर टाइम फ्रेम स्ट्रांग है तभी हमको अच्छी लोकेशन बताओ। तो क्या आ गया, उसको मैंने डार्क कर दिया। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 स्टॉक्स मेरे पास आए जिसके अंदर एज है, जिसके अंदर ऑल टाइम हाई स्टॉक मेरे पास 5 इस समय मान लीजिए आए, और हमारे पास उसमें 3 ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर पे, और सारे 50 मूविंग एवरेज पे आ गए, 50 बैंड्स पे सारे स्टॉक्स हैं, बट उसमें से 3 ऐसे स्टॉक हैं कि 50 मूविंग एवरेज है बट डार्क है, तो मेरा फोकस कहाँ जाएगा, डार्क वाले पे जाएगा। क्योंकि वो डार्क वाला क्या बोल रहा है कि ये तो हायर टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रांग है तभी ये डार्क हो रहा है। तो मेरे लिए एज क्या हो गया, मेरी लोकेशन क्या हो गई कि भाई आपका ये डार्क 50 मूविंग एवरेज पे अगर मूविंग एवरेज है और डार्क बन रहा है, वही स्टॉक हमको लेना है। अगर 50 मूविंग एवरेज, ऑडियंस 50 मूविंग एवरेज पे भी काम कर सकती है, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये निकाला है कि भाई अगर ये 50 मूविंग एवरेज है प्लस ये है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग आउट इज मोर। अगर 50 मूविंग एवरेज है और ये नहीं है तो प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50-50, बट 50 मूविंग एवरेज है और प्लस मेरा जो हमने बताया कि हाई टाइम फ्रेम स्ट्रांग है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है काम करने की। उत्कर्ष, जैसे आपने 50 मूविंग एवरेज की एक तरह से हेल्प ली अपने हाँ। सिस्टम में, तो कोई और इंडिकेटर भी है जो आप इसके साथ क्लब करते हो टू टेक एक्स्ट्रा हेल्प? ये मूविंग एवरेज को डार्क बनाने का पर्पज ही यही हुआ कि जो मेरे पास 72 इंडिकेटर उस टाइम पे लगा हुआ था, वो सब हटा दिया मैंने। भाई एडीएक्स हम देखते थे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए, हम डार्क का RSI क्या मतलब होता है, मूविंग एवरेज डार्क? ये डार्क जैसे आप देख रहे हैं, ये 50 बैंड से हाई लो, यहाँ डार्क हो गया, 50 बैंड से हाई लो, ये डार्क हो गया। तो ये डार्क कब होता है? डार्क तब होता है जब हमारा वो नहीं रिटेस्ट पे आएगा तो 50 मूविंग एवरेज पे आएगा, बट नॉट नेसेसरी वो डार्क 50 बैंड होगा। डार्क 50 बैंड तभी होगा जब हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड स्ट्रांग है। मैंने इसमें फिल्टर डाला हुआ है कि 195 मिनट चार्ट पे अगर हम ये लगाए हुए हैं, तो ये आपका प्रोप्राइटरी? हाँ प्रोप्राइटरी है। अगर कोई लेना चाहे तो मिल सकता है? ये ट्रेडिंग मॉन्क की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। हाँ, फिर इसके बाद ये मतलब हमको क्या कर रहा है, ये हमको बस हेल्प कर रहा है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया, मान लीजिए ऐसे आपको मैंने एज वाले 10 स्टॉक मेरे पास आ गए जिसमें सब के सब 50 मूविंग एवरेज पे आ गए डेली टाइम फ्रेम। फॉर एग्जांपल सारे 50 मूविंग एवरेज ऑल टाइम हाई स्टॉक्स हैं, सारे 50 मूविंग एवरेज पे आ गए ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब हम तो 10 के 10 तो ले नहीं सकते, अब उत्कर्ष क्या करेगा,
पर कंफ्यूज हो जाएगा, अकड़ बकड़ बम्बे वो करेगा। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। हमको क्या चाहिए, हमको रूल बेस्ड चाहिए ताकि हम उससे अपने को ग्रो कर सके। तो हमने क्या रूल बनाया कि भाई हायर टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मेरे पास अगर 10 स्टॉक ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई पे हैं और 10 के 10 स्टॉक इस टाइम पे पुल बैक कर रहे हैं, 50 मूविंग एवरेज पे हैं, तो अब 10 स्टॉक पे तो हम ले नहीं सकते। मेरे पास दुनिया का सारा पैसा तो नहीं कि सारे 10 के 10 स्टॉक ले लो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं देखूंगा यार इसके अंदर हैमर बन रहा है क्या, इसके अंदर पे ट्रेंड लाइन टूट रही है क्या, इसके अंदर पे कोई और सपोर्ट फिबोनाची है क्या, दुनिया भर की दिमाग लगाना शुरू कर दो। पहले मैं वो करता था। फिर मैंने कहा इसको रूल बेस्ड बनाना है हमको, ताकि मेरा टाइम कम लगे और उसको हम इजीली कई बार रिपीट कर सके। तो हमने क्या बनाया कि भाई हायर टाइम फ्रेम रूल्स। अगर ये चार्ट हम डेली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज 50 पे आ रहा है, तो हमारे पास वीकली में अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तो ये डार्क हो जाएगा। तो ये रूल एक इसका 2-3 रूल है। एक सिंपल रूल हम आपको बस इतना बता रहे हैं, क्योंकि भाई कई रूल बताएंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे, गेस्ट भी कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए एक सिंपल रूल है कि भाई अगर डेली टाइम फ्रेम पे 50 मूविंग एवरेज है, डार्क तभी होगा 50 मूविंग एवरेज जब वो हायर टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रांग होगा, तभी ये डार्क होगा ऑन डेली टाइम। वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग होगा, डेली टाइम फ्रेम पे 50 मूविंग एवरेज पे अगर चार्ट कैंडल आ रही है और डार्क हो गया अगर 50 मूविंग एवरेज, दैट मीन्स हमको पता चले हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रांग है। तो अगर मैंने कहा 10 स्टॉक सारे 50 मूविंग एवरेज पे हैं और 3 या 4 में डार्क 50 बन रहा है, तो मेरा क्या होगा, मेरा फोकस नैरो हो गया। अब हम 6-7 को डिस्कार्ड कर सकते हैं, हो सकता है वो ऊपर जाए, बट वो मेरा सेटअप नहीं है। दैट इज अ गुड सेटअप बट नॉट माय सेटअप। ये क्या है, ये 4 स्टॉक में मेरे को ढूंढना है कि मेरे को ट्रेड लेना है। अब कैसे ट्रेड लेना है ये अभी आगे देखते हैं। और इसमें आप कितना पैसा लगाते हैं एक स्टॉक में अपनी कैपिटल का? से मान लीजिए आपके पास 1 सीआर से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप कितना प्रेफर करते हैं कि मैं मनी डिप्यूट करूं? जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। हमको एक टाइम पे 2 से 3 ट्रेड लेना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोजीशन को 0.5% से, यानी मेरा स्टॉक पे हम कितना रुपए डालने मैटर नहीं करता, हमारा स्टॉप लॉस कितना ही मैटर करता है। यानी अगर आपने ऐसे बोला कि 1 करोड़ रुपए अगर कैपिटल अगर मान के चल रहे हैं कि मेरे पास है, तो हमारे पास 0.5% का रिस्क है ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। 0.5% ऑफ 1 करोड़ इज 50,000 रुपीज। अगर खोने को गया तो 50,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। अगर पाने को आया तो ये 3 आर 4 आर टारगेट, मतलब 3 आर टारगेट बोले तो 1.5 लाख रुपए, या फिर 4 आर बोले तो आर मीन्स मल्टीपल, कितना रिस्क है उसका मल्टीपल कितना। और अगर 50,000 रुपए का रिस्क है, 3 आर बोले तो 3 टाइम्स ऑफ द रिस्क, दैट मीन्स 50,000 का रिस्क है तो 1.5 लाख रुपए। 4 आर बोले तो 50,000 का रिस्क है 2 लाख रुपए। तो ऐसे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब एंट्री कैसे करनी है? तो ये हो गया एज, मतलब मैंने बता दिया एज कैसे होता है, क्या होता है सेटअप। 50 मूविंग एवरेज मेरे लिए सेटअप है, मैंने उसको डार्क कर दिया तो मेरा फोकस नैरो हो गया, मैंने अपने लिए रूल बेस बना दिया उसको। फिर अब आते हैं कि भाई कब लेना है, कौन सा स्टॉक क्लियर हो गया, किस लोकेशन क्लियर हो गई, अब हमको देखना है कब लेना हुआ स्टॉक को। एज अ स्विंग ट्रेडर हमने अपना काम ऑलरेडी सॉर्टेड कर दिया। हमने ऐसे स्टॉक ऑलरेडी ढूंढ कर रखे जिसके अंदर एज है, बड़े बड़े पैसा डाल रहे हैं, दैट मीन्स वो हायर प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की उसकी। फिर हमने क्या कर दिया, डार्क 50 बैंड लगा दिया या 50 मूविंग एवरेज लगा दिया फॉर जनरल पीपल। तो उन्होंने क्या कर दिया, भाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक एट अ गुड लोकेशन, ये आपकी क्लैरिटी हो गई। अब हमको चाहिए क्या, एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, रिस्क चाहिए कि भाई हमारा रिस्क ऐसा हो कि रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड मेरे पास बड़ा हो। तो हमने अभी क्या बोला कि हमारे पास जो रिस्क होना चाहिए, मेरा जो रिस्क अमूमन होता है 2% से 3.5% के आसपास होता है। तो 2% 3.5% कब हो पाएगा, जब कैंडल छोटी छोटी हो। अगर कैंडल इतनी बड़ी बड़ी वाइड बॉडी कैंडल बनेगी तो मेरे स्टॉप लॉस तो बैठ ही नहीं पाएगा। अगर मैं 5% स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ और 9-10% का टारगेट लगा रहा हूँ, तो 1:1 के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम क्यों करूँगा। पर अगर मेरा छोटी छोटी कैंडल बन रही है और वहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बोले तो नैरो बॉडी कैंडल बन रही है, और वहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस 2%, 2.5%, 3% का अगर आ रहा है, और वहाँ से मार्केट 9% का अगर हम ऊपर जा रही है, तो हमारे पास 3 आर 2 आर 3 आर 4 आर तक के टारगेट अवेलेबल हो गए। तो एज अ स्विंग ट्रेडर मेरा पर्पज ये होता है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक गुड लोकेशन पे, यानी डार्क 50 बैंड्स पे छोटी छोटी अगर कैंडल बना रही है, वो मेरा होती है एंट्री कैंडल्स। तो छोटी छोटी कैंडल क्या होती है मेरे लिए, वो मैंने कुछ एग्जांपल दिया, जैसे ये एंट्री विजुलाइज ऑन चार्ट, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर पे अगर आप देखोगे कि छोटी छोटी कैंडल बन रही है, मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी कैंडल है, राइट हैंड साइड बड़ी कैंडल है, पर राइट हैंड साइड जब आप करोगे तो दिखेगा नहीं। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड के बाद पे अगर छोटी छोटी कैंडल बन रही है, कहाँ बन रही है, डार्क 50 बैंड पे, या फिर जनरल ऑडियंस के लिए 50 मूविंग एवरेज हाई लो पे बन रही है। किस स्टॉक पे बन रही है, जो ऑलरेडी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, जो ऑलरेडी स्टॉक में बड़े लोग पैसा डाल चुके हैं, उस स्टॉक में ये बन रही है। तो मेरी क्लैरिटी हो गई कि हाँ भाई ये स्टॉक में हमको पैसा डालना है, इस लोकेशन पैसा डालना है। कब डालना है, जब छोटी छोटी कैंडल बन रही तब हमको पैसा डालना है। क्यों डालना है, ताकि मेरा रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड बड़ा हो। तो ये हो गया मेरा एंट्री का पार्ट। अब इसके अंदर पे लोग बोलते हैं हैमर, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे आपने कहा पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते, सीख सकते, समझ सकते, बहुत अच्छी बात है। बट मेरे लिए कैंडल स्टिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज,
क्या अगर कोई भी स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी नहीं है, कोई भी स्टॉक में पीछे से बड़ा पैसा लगा ही नहीं है, तो उसमें हैमर आ जाए, उसके अंदर बुलिश एंगल्फिंग आ जाए, उसके अंदर ब्रह्मा जी आके बोल दे ऊपर चले हो, तब भी वो चीज़ नहीं जा सकती। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई बड़ा बड़ा पैसा पीछे से आ रहा है और अच्छे लोकेशन पे हमको मिल रहा है। वो लोकेशन चलेगी कि नहीं चलेगी हमको नहीं पता, बट छोटा रिस्क है, एज है। एज मतलब एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो फेवरेबल आउटकम आएगा। तो अगर हम ऐसी 10 ट्रेड लेते हैं तो इसमें 6 या 7 में अगर हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, 6-7 में अगर हमारे पास 2 आर 3 आर का प्रॉफिट आ रहा है, बाकी 4 में 1 आर माइनस हो जा रहा है, तो भी हम एट द एंड ऑफ द डे घर में पैसा लेके आ रहे हैं। बट क्या ये कल जाके करेंगे, कल जाके आप इसको अप्लाई करना शुरू कर दो, ट्रेड चलेगी? नहीं। जैसा आपने कहा था स्टार्टिंग में, मार्केट सुप्रीम होती है, हम लोग बस एक छोटे छोटे उसके प्यादे हैं। तो मार्केट सुप्रीम होती है, इसका हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस पाए, जैसे मैंने कहा हम 2.5-3 महीने से शांति से बैठे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ट्रेड नहीं लिया, छोटी छोटी ट्रेड्स लिए, प्रॉफिट भी देखा, उसको ब्रेक इवन पे क्लोज किया है। छोटी छोटी ट्रेड लिया है, प्रॉफिट देखा उसको कुछ में लॉस में भी क्लोज करा है। क्योंकि इस टाइम पे जनरल मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है। जैसे इस टाइम पे अगर हम बात करें, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट, बुलियंस ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं, सिल्वर 2 लाख को टच कर चुका है, गोल्ड 1.35 को टच कर चुका है। अब आप बताइए, दुनिया में इतना सारा पैसा तो है नहीं कि भाई निफ्टी भी ऊपर कर दो, डाउ भी ऊपर कर दो, गोल्ड ऊपर कर दो, इतना सारा पैसा तो है नहीं। यानी कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल मतलब ये रिबैलेंसिंग होगी, कहीं से पैसा निकलेगा और कहीं पे पैसा जाएगा। तो इस टाइम पे हमने जो अपने एक्सपीरियंस से पाया कि भाई जनरल मार्केट कंडीशंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। जनरल मार्केट कंडीशन एक इस मेरे लिए क्या है कि हमने क्या बनाया हुआ, सेक्टर के चार्ट्स बनाए हुए हैं कि भाई अल्कोहल सेक्टर बनाया है, ज्वेलरी सेक्टर बनाया है, आपका सीमेंट सेक्टर बनाया हुआ है, ईवी सेक्टर बनाया हुआ है, ऑटो सेक्टर बनाया हुआ है। कुछ सेक्टर ट्रेडिंग में ऑलरेडी बने हुए हैं जो एनएससी ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। कुछ सेक्टर कस्टम सेक्टर आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग, एआई से आप बना सकते हैं अपने लिए। तो मैंने उसको ये बनाया हुआ है। फिर मैं देखता हूँ कि अगर निफ्टी और स्मॉल मिड कैप निफ्टी से 5 सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, मतलब 5 सेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स मार्केट में एक अच्छी खासी लिक्विडिटी आई हुई है। अगर 5 सेक्टर से कम है, दैट मीन्स लिक्विडिटी इतनी नहीं है मार्केट के अंदर पे। तो इस टाइम पे अगर हम देखेंगे, तीन सेक्टर मेरे को याद है पिछले 3 महीनों में, पीएसयूज, आपका ऑटोज और फार्मा, यही 3 सेक्टर में रोटेशन हो रहा है। कभी पैसा घुस रहा है, कभी पैसा निकल रहा है। बाकी इन 3 के बाद मैंने 4-5 चौथा, पांचवा, छठा सेक्टर मैंने देखा ही नहीं पिछले 2.5 महीनों के अंदर पे। तो इस टाइम पे क्या बता रहा है कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट में पैसा रोटेशन जरूर हो रहा है, पर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। तो हमको क्या चाहिए, अगर हमको बाय करके पैसा कमाना है तो हमको क्या चाहिए कि मार्केट में लिक्विडिटी हो, पीछे से पैसा तो आए। हमने यहाँ पे अगर मान लीजिए अपनी नाव खड़ी कर दी और नाव के ऐसे उसका क्या बोलते हैं, जो सेल खोल दिया है, जो हवा होती पतंग खोल दिया है, और हवा लगेगी तभी तो हमारी नाव आगे बढ़ेगी। मेरे स्ट्रैटेजी में कोई दम नहीं है, मार्केट में दम है कि हवा अगर चलेगी, हम अपना ऐसे छाता खोल देंगे तो उस छाते की भाव में हम भी पैसा कमा लेंगे। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो गया, क्योंकि बाकी लोगों के जो पॉडकास्ट होते हैं वो सिर्फ हम प्लेन बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये स्क्रीन शेयरिंग हो गई, थोड़ा टेक्निकल हो गया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, पहली बार में हो सकता है समझ ना आए, 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि जो इन्होंने डिटेल्स बताई हैं, जो फैक्ट्स बताए हैं और जिस तरीके से ये काम करते हैं दोस्तों, इनका मुनाफा बहुत अच्छा निकलता है। और मैंने इनका P&L भी देखा और मैंने इनके ट्रेड भी देखे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि फिर भी आप लोगों को कोई सवाल हो तो कृपया करके कमेंट में लिखें, इस पॉडकास्ट को सेव कर लें, हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लें डीप टॉक्स को और दीपक वाधवा ऑफिशियल को, क्योंकि दोस्तों हम बहुत जानकारी भरे पॉडकास्ट लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, और ऐसे ऐसे गेस्ट लेके आते हैं दोस्तों जो आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आतुर भी हैं और अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने में उन्हें कोई हिच भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज की लर्निंग काफ़ी हो गई। तो धन्यवाद देते हैं उत्कर्ष का कि ये प्रयागराज से आए मेरे को और आप लोगों को कुछ सिखाने और बताने। तो थैंक यू दीपक जी, एक भूल गए आप, रैपिड फायर, इनका टेस्ट तो लेना है ना? सॉरी दोस्तों, इनका रैपिड फायर टेस्ट भी लेना है हमने। तो 5 मिनट रुकिए, बस पूजा जी इनको रोस्ट करेंगी रैपिड फायर में, और बस फिर उसके बाद बहुत टेक्निकल बातें होगी ना, थोड़ी सी ट्रेडर के साथ उनको पर्सनालिटी भी जानना जरूरी है। और दोस्तों चलो मैं एक थोड़ा सा मूड को लाइट कर देता हूँ। ये वैसे फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो भाई तुम्हारी शादी के लिए तुम जाते हो तो क्या बोलते हो, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ या क्या बताते हो? क्योंकि अक्सर एक मेरा दोस्त है वो कहता है मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो उसको शादी नहीं हो रही है। बताना तो ट्रेडिंग भी पड़ता है और साथ साथ पे जो अदर बिजनेस उसको बताना पड़ता है, बट पीपल रिलाई ऑन अदर बिजनेसेस। ट्रेडिंग की बहुत सारे लोग होते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि सबको इसकी बेसिक जनरल नॉलेज है नहीं इसके बारे में। लेकिन जो जनरेशनल वेल्थ बनती है वो ट्रेडिंग से बनती है, इन्वेस्टिंग से बनती है कि भाई जो भी हमने कमाया उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया इन लॉन्ग टर्म थिंग्स। चलो अब स्टार्ट करें, सोचना नहीं है बस आंसर, ठीक है? टी या कॉफी वाइल ट्रेडिंग? टी। मॉर्निंग ट्रेडर या नाइट थिंकर?
आई एम बोथ। नाइट में डार्क 50 बैंड बना था, मॉर्निंग में डार्क 50 बैंड का एग्जीक्यूशन हुआ था। One word for market today. मार्केट टुडे कंफ्यूजिंग। Music on या silence while trading? इट डिपेंड्स ऑन द मूड। Laptop या mobile trading? लैपटॉप। Fear या greed कौन जीतता है? फियर। Loss के बाद break या comeback? लॉस के बाद दोस्तों के साथ गेड़ी मारना। Patience born और built? इट्स बिल्ट। Ego जो है वो fuel है या poison है इसमें? इट इज़ बोथ। आप उसको कैसे लेते हो? जैसे अल्कोहल भी फ्यूल, मतलब किसी के लिए अच्छी भी चीज़ है कि भाई वो अल्कोहल ले रहा है, तो फिर कब marijuana जो भी लोग लेते हैं, हम तो नहीं लेते, सब्सटेंस नहीं लेते, बट कभी किसी को क्लैरिटी आती है, उसको ओवरडोज कर लो तो फिर पागल हो जाता है इंसान। Success जो आती है वो boring trading से आती है, is it true? यस। Indicator support है या distraction है? सपोर्ट है। Price action या indicators? बोथ। Accuracy या risk reward matter करता है? रिस्क रिवॉर्ड। One setup या multiple setups? वन सेटअप। High win rate या small losses? स्मॉल लॉसेस। Small capital limitation है या training ground है? इट्स अ ट्रेडिंग राउंड। Profit book fast और let it run? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। स्पेशली स्विंग ट्रेडर के लिए तो होता है यार, प्रॉफिट इतना पोटेंशियल इसके पास पे, बुक कर ले अभी, नहीं यार इसको ट्रेल करते। तो इतनी बार ये विरोधाभास मेरे दिमाग में हुआ है ना, तो हम इसका जवाब नहीं दे सकते। वो हीट ऑफ द मोमेंट पे जो होता है कि भाई चलो 30-40% बुक कर लो फिर राइट करो। कभी कभी लगता है यार क्यों नहीं 60% बुक किया। ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ कि अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद पे, अभी ABDSL पे था, अच्छा खासा प्रॉफिट देखा, मैंने कहा नहीं ये तो ब्रेकआउट करेगा, अच्छा जाएगा, तो मैंने कुछ बुक करा था, बट अल्टीमेटली आगे ब्रेक इवन कर दिया। Trading income stable और variable? वेरिएबल। Daily target is good or dangerous? डेंजरस। I agree. Full time trading yes or risky? अगर आप रिस्क इज समथिंग जिसको आप कर रहे हो और उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते हो तो वो रिस्क है। अगर आप कोई धंधा भी कर रहे हो और उसका पूरा इन्स एंड आउट नहीं जानते, कहाँ से कब क्या छापे पड़ जाएंगे, कहाँ पे कब क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, एम्प्लॉय क्या कर देंगे, कहाँ से पैसा गायब कर देंगे, ये सब नहीं जानते तो रिस्क है। बट अगर आप सारे लूपहोल्स को आपने प्लग करा हुआ, दैट इज अ बिजनेस। Mentor जरूरी है या optional है? बहुत जरूरी है। Trading क्या सबके लिए है? नहीं, One mistake beginners repeat. वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। वो सोचते हैं गलती हुई है, लॉस देखा देखा है, भूल गए, उसके बाद फिर से आ जाते हैं। मतलब आप सोचो ना, इंसैनिटी है एक तरीके से। इंसैनिटी डेफिनेशन, जो तुमने कल किया था वही तुम आज भी करोगे और चाहोगे जो आज का रिजल्ट वो डिफरेंट हो कल से, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक रूल जो आप कभी ब्रेक नहीं करते ट्रेडिंग में? रिस्किंग 1%, मोर देन 1%। ट्रेडिंग चेंज्ड यू और एक्सपोज्ड यू? बिट ऑफ बोथ। बेटा डन, यू पास्ड। तो दोस्तों, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि यदि आपके भी कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। इस पॉडकास्ट को दोस्तों मुझे लगता है कि 2 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी बीच में ऐसा लगा कि कुछ थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हम सीखने आए हैं, हम समझने आए हैं। अगर हम सब कुछ बिल्कुल आसान होता, हमारी थाली में ऐसे ही परोस दिया जाता, तो उसकी वैल्यू नहीं है और उससे पैसा भी नहीं बनता। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कल ही से ही बस एकदम करोड़पति हो जाएंगे, नहीं। डिस्क्लेमर है ये कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स बेटर हो जाएंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी दोस्तों ऐसी नहीं होती जो रातों रात आपको बिल्कुल एकदम रॉकेट की तरह उड़ा दे। कोई भी स्ट्रैटेजी जब आप करते हैं तो उससे एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप अनलिमिटेड लॉसेस से थोड़ा सा लिमिटेड लॉस में आते हैं, और जब आप वहाँ पे और अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हैं तो आप जो है प्रॉफिट में आते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन, मेंटल साइकी, सोच, जैसा अभी उत्कर्ष ने कहा कि 60% के बाद लगता है 80%, 100% जाएगा, लेकिन हम जल्दी बुक कर लेते हैं, पता लगता है वो बाद में नीचे आ गया। तो दोस्तों, ग्रीड का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। कोई आपको ये नहीं कह सकता 100 वाली चीज़ 200 जाएगी। दोस्तों, वो 100 वाली चीज़ हो सकता है 1000 जा रही हो तो 200 पे तो कहीं ना कहीं रुकेगी ना, फिर 200 के बाद 250 चलेगी, 500 चलेगी, 1000 जाएगी। लेकिन आपको समझना है कि आपने अपने 100 रुपये लगाए थे तो वो 100 के 150 हो गए, 200 हो गए, 500 हो गए, 50 रह गए। ये आपको एनालाइज करना है। इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छा पैसा कमाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। इसी आशा के साथ कि पैसा बनेगा, आज का ही डीप टॉक्स यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि डीप टॉक्स है बातें गहराइयों की, बातें पैसों की। धन्यवाद।